120 से भी कम दिन बचे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। जनरली हमारा हमेशा ही उससे थोड़ा कम डिसअपॉइंटमेंट होता है टेस्ट के बाद कि इससे अच्छा कर सकते थे। गलती करो यार, हम भी चाहते हैं कि आप गलती करो। आप गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे। मैथमेटिक्स ना प्रॉब्लम ये है कि हमारी साइकोलॉजी में वो फियर कर गई है। अगर मुझे पहले ये चीज़ निकालनी पड़ेगी फिर ये फॉर्मूला लगेगा, तो वो चीज़ आएगी कैसे? वो आएगी प्रैक्टिस से। जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री में बहुत सारी डायनेस्टीज़ होती हैं, राजा होते हैं, उनके बेटे होते हैं, तो उनका नाम कैसे याद कर रहे हैं? वो बहुत सारा का सारा मिक्स हो जाता है। मौर्यन एम्पायर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। गुप्तास इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको सवाल क्वेश्चंस आते हैं बुक से, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। कल अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे पोस्टेड होते हो तो आपके पास तो अच्छा खासा एक मेंटल प्रेशर होगा। तो वहाँ से जब भी मतलब प्लेन जाता था तो मुझे रहता था कि प्लेन चलाता कौन है। Okay. तो मैं कहती थी मम्मी हमें भी चलाना है या हमें बैठना है, तो मम्मी कहती थी इसको चलाना है तो तुम्हें इसे करना पड़ेगा। एंगर और एग्रेशन में डिफरेंस समझ जाओगे ना तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि तुम कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो, कहाँ एंगर है और कहाँ एग्रेशन है। अगर मेरे लिए अगर एक गोली बना होगा तो मुझे लगेगा। हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो शौर्य से हो या विराट से हो या दोनों से हो? अच्छा, विराट से कौन कौन है और शौर्य से बाकी? अच्छा, मतलब दोनों बैचेस से सफिशिएंट बच्चे आए हैं। सीएपीएफ वाले भी है? अच्छा, रक्षक, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह यार। ओके, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया। ओके, अच्छा सीएपीएफ वाले बच्चे भी यहाँ पे है ना? ओके, सीएपीएफ वाले कितने हैं? अच्छा, आप 3 लोग सीएपीएफ के, बाकी एनडीए के? ओके, एनडीए वाले सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, करते सेशन शुरू। फिर आपके जो भी सवाल रहेंगे हम लोग को सवाल आप लोगों से करेंगे, इसी तरीके से शुरू करेंगे। बी नेचुरल, जैसे एसएसबी के अंदर भी आप रहते हैं जैसे वैसे ही नेचुरल रहना है। जो फील होता है, जो रियल में सवाल दिमाग के अंदर आते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम लोग। गोपाल सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तैयारी तो अच्छी चली रही होगी, दिख रहा है कॉन्फिडेंस आप सभी के चेहरे पे। अच्छी चल रही है, ऐसे ऐसे दिखा रहे हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सभी लोग, है ना, मिलके। क्योंकि देखो, तैयारी के दौरान बहुत सारे सवाल होते हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि उन सवालों से हम लोग गुजरे हैं। जितने भी फैकल्टीज़ हैं, हम सब ने भी तैयारी की, एग्ज़ाम्स दिए हैं। आप लोगों के भी सवाल आते हैं, तो पता तो है हमें क्या क्या पूछना है, बट हम ये चाहते हैं कि आप जो एक्चुअल में फेस कर रहे हो, और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आप ही लोग फेस कर रहे हो, तो उन पर डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो सेशन रखा गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो भी फियर होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे कैसे डील करना है, ठीक है, उन सबको कैसे फेस कर सकते हो। एंड नो डाउट सबके सामने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती होगी, किसी को नोट्स में आती है, किसी को किसी में आती है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, आप आज आपके सामने सारे आपके फैकल्टीज़ हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। एंड जो एक एंजाइटी वाली प्रॉब्लम आती है ना, वो सबसे ज़्यादा आती है। तो आज इस सेशन के लिए कम से कम उस एंजाइटी को छोड़ देना, क्योंकि आज आप बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चन पूछ लो। जितने भी बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे या फिर जितने बच्चे कैमरे के पीछे आपको सुन रहे हैं, उनके भी एक्चुअल में वही सारे डाउट्स होंगे जो आपके मन में होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो ये सोचो कि मेरे जैसे और हज़ारों बच्चे हैं, उनके भी सेम वही डाउट्स होंगे। तो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। और अब देखो, लगभग 4 महीने बाकी है हमारी एग्ज़ाम में, ओके। तो बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में भी होंगे कि कैसे प्रिपरेशन की जाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, या फिर मतलब किस तरीके से डील की जाए फॉर द एसएसबी के गाइडेंस के रिगार्डिंग। आपको जो भी इंफॉर्मेशन लगे आप बेझिझक होकर के पूछ सकते। बस एक बात का याद रखिएगा, जब भी आप प्रश्न पूछे तो एक बार जरूर बताइएगा कि आप एनडीए से हैं या सीडीएस से, या फिर मच बेटर होता है कि अगर आप सेपरेट बैठते। बट अब क्योंकि आप एक साथ बैठ गए, तो जब भी आप कोई भी प्रश्न पूछो तो आप बता दीजिएगा, सर माय नेम इज एंड मैं इस बैच से बिलोंग करता हूँ, मैं सीडीएस की या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो या सीएपीएफ की। जो भी आपके डाउट हो आप पूछिएगा। देखिए क्या है कि हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप लोग हमें देखते हैं रोज, बट हम आपको नहीं देख पाते। आज पहली बार हुआ है कि हम आप लोगों को देख रहे हैं, तो हमें भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आप लोगों को देख करके। तो अब वो बातें जो आप उस समय हमसे नहीं पूछ पा रहे थे, आप आज पूछ सकते हो, ओके। तो शुरू करें किसी बच्चे से। हाँ बेटा, आप बताइए, आपके पास माइक है। हेलो सर, जय हेलो। हिंद।
My name is Aditi Anand and I'm from CDS Virat OTA batch. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लेक्चर्स तो कंप्लीट कर लेते हैं बट जनरली जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वीकली टेस्ट या जो मंथली टेस्ट होता है तो मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं जनरली हमारा हमेशा ही उससे थोड़ा कम डिसअपॉइंटमेंट होता है टेस्ट के बाद कि इससे अच्छा कर सकते थे तो उसके रिगार्डिंग क्या टिप्स देंगे आपकी जिससे हम बेटर कर सकें थैंक यू सर मतलब बेटा इसको दो तरीके से समझने की कोशिश करो। पहले तो आपने बोला कि सर हम पढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट क्वेश्चंस नहीं बन पाते। देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चंस आपका सीडीएस का एग्जाम नहीं है, ये क्वेश्चन आपको सीखने के लिए है। तो अगर जब तक कि 12 अप्रैल ना आ जाए, उस दिन के पहले के सारे दिन हमारे सीखने के दिन है। तो अगर कोई सा भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, कोई सी भी टेस्ट सीरीज लगा रहे, मॉक टेस्ट दे रहे, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं हमारे ही रिगार्डिंग बताऊँ, डिफेंस वाला के रिगार्डिंग, हम जो मॉक टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट उनको बनाते हैं, उनको ड्राफ्ट करते हैं ताकि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए उन चीज़ों को लेकर के। और गलती करो यार, हम भी चाहते हैं कि आप गलती करो, आप गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे। हाँ, आपने पढ़ा, आपने सही कर दिया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वो एक कॉन्फिडेंस है। बट अगर आप उसे सही नहीं कर पाए तो वो एग्जाम का दिन भी नहीं था। तो आप उसको ऐसे कभी भी मत लेना कि अगर मेरे टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं उसका मतलब मेरी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। वो हमने ऐसा बनाया है उसको ताकि आप उससे सीखते रहें। ओके, इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, भले आप सीडीएस के हो चाहे आप एनडीए स्टूडेंट्स हो। फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ी है, पॉलिटी में आपने पढ़ी है, हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ी है, आप जैसे टेस्ट होता है ना, या आप कोई भी मॉक दे रहे हो, मॉक पर तब जाओ जब आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। और फुल कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले आपके जो कंसेप्ट है, जो क्लास टीचर ने आपको बताएं क्लास में, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। उसको रिवाइज करने के बाद अभी क्या, अभी आपका सिलेबस लिमिटेड हुआ होगा, अभी कंप्लीट सिलेबस तो नहीं हुआ, तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएं या नहीं लगाएं। लगाओ अभी से, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स के अंदर मोशन पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया है, ज्योग्राफी में आपने रिवर्स पढ़ लिया है, पॉलिटी में आपने कुछ भी टॉपिक कवर कर लिया, या मैथमेटिक्स में कुछ भी कर लिया, आप कोशिश करो सिर्फ उस चैप्टर के जो टॉपिक आपने पढ़ी है, आप 2025 का जो पेपर आया उस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चन उठाओ और वो लगा के देखो एक बार। आपके वो लग जाएंगे ना क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर सेकंड वाले को उठाओ, फिर 2024 को उठाओ, 23, 5 साल को उठाओगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके फिर आप मॉक लगा के देखना, डेफिनेटली 100% आपका स्कोर बन जाएगा। दूसरा पॉइंट एक और है, अभी क्या, जब आप मॉक लगाने जाते हो ना, अभी आप लोग पता क्या गलत क्यों होता है? गलत होता है टाइम फियर की वजह से। आप लोग सोचते हो यार जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन करना है। अभी सर ने जैसे बताया, अभी आपका सीखने का टाइम है, टाइम लीजिए जितना क्वेश्चन में आपका टाइम लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको फुल फ्लेज मॉक लगाने हैं। कब लगाओगे? एग्जामिनेशन से 12 अप्रैल का है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 12 मार्च से स्टार्ट कर दिया, या किसी बच्चे ने 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया, तब वहाँ पर टाइम रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे। तो अभी अगर आपको टाइम लग रहा है लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। इस टाइम पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखना डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करोगे चेंजेस आप में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन प्लीज? जय हिंद सर। सर आई जय एम फ्रॉम, हिंद। माय नेम इज हिमांशु एंड आई एम फ्रॉम रक्षक बैच। ओके ओके, आराम से आराम से आराम से सर बोलो। मेरा क्वेश्चन है कि मैं जैसे CAPF और CDS दोनों के लिए प्रेप कर रहा हूँ, तो GS तो सर हो जाती है CAPF में CDS की इंक्लूड, लेकिन जो मैथ्स वाला पार्ट है या फिर जो पेपर 2 वाला पार्ट है, उसको कैसे दोनों को हैंडल करें अलग अलग? 1 मिनट मैथ्स के लिए मैं देखो मैथमेटिक्स यार, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, बात करते हैं। मैथमेटिक्स ना प्रॉब्लम ये है कि हमारी साइकोलॉजी में वो फियर कर गई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैथ्स में यही आता है। हम सोचते हैं यार हमने क्वेश्चन लगाया, 10 क्वेश्चन पकड़े, लेट्स सपोज कि हमने 10 क्वेश्चन पकड़े, उसमें से हमने 4 क्वेश्चन हमसे हुए, 40% हुआ है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप जहाँ से भी क्वेश्चन लगा रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन लगाओ या ऑफलाइन लगाओ या बुक से, मोस्टली मैं CDS वालों को प्रेफर करता हूँ कि आप बुक से लगाओ, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन रहता है, तो वो हैबिट उस तरीके से आपको पेन यूज़ करने की भी आएगी। जबकि ऑनलाइन में पेन यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, एक बार आप स्क्रीन की तरफ देखोगे, फिर आप ऑफलाइन उसे अटेम्प्ट करोगे, तो ये दिक्कत आती है। जब क्वेश्चन छूटते हैं तो सबसे बड़ा लॉजिक जो आप जो छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट ना होने का रीजन है सिर्फ एनालिसिस। जो क्वेश्चन छूटा है या गलत हुआ है, पहले ये ट्राई करो उसका रीजन क्या था। क्या वो कॉन्सेप्ट की कमी थी या वो कोई माइनर एरर थी? कई बार ऐसा होता है 2 × 3 लिखा है 6 आना, लेकिन दिमाग कहीं और है, 5 लिख दिया, आपने उसको ऐड कर दिया। तो उसमें क्या प्रैक्टिस मैटर करती है बहुत ज़्यादा।
मैथ्स को इम्प्रूव करने का तरीका जो अभी तक मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ कि आपको मैथ्स इम्प्रूव करना है सीडीएस का, तो फर्स्ट आपको कोई भी एक टॉपिक है, सबसे पहले पूरे सिलेबस का वेटेज देखो। हम देखते हैं कि अभी इस टाइम यूपीएससी ने जो चेंजेस किए हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस वो एडवांस मैथ्स में कर रहा है, अर्थमेटिक में नहीं कर रहा है उतना। अर्थमेटिक में क्या है, कॉन्सेप्चुअल नहीं होते सिर्फ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वो क्वेश्चन में गिवन करता है। क्वेश्चन खुद बताता है अर्थमेटिक में आपको करना क्या है, वो खुद बोलता है कि ये पर्सन इस स्पीड से चल रहा है, इतना टाइम में कितने डिस्टेंस करेगा, वो सारी चीज़ें खुद बताता है। लेकिन एडवांस मैथ्स में हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे फॉर्मूलाज वो हमें पहले से पता होने चाहिए। अर्थमेटिक क्या है कि आपको क्लिक कर गया तो टफ से टफ क्वेश्चन हो जाता है। एडवांस मैथ में यही प्रॉब्लम है कि बहुत कम गिवन होता है, आपसे इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहता है, तो कई बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कम होती है और कई बार उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होने के बावजूद उसकी प्रैक्टिस कम होती है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, लेट सपोज आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा या अलजेब्रा पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्लासेस से कर लिया और भी अदर चीज, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो तब निकल के आती है, आप छोड़ देते हो। वो छोड़ना नहीं है, उसके सॉल्यूशन पर जाओ, चेक करो कि कहाँ तक समझ में आ गया और कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया। जो नहीं आया उसको डाउट इंजन पर डालो, आपके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल्स हैं उन पर डालो, टीचर से पूछो, रिप्लाई मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि ये पोर्शन इसलिए छूट रहा है कि ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो वहां से भी ये मान के चलो कि वो क्वेश्चन भी एक टीचर के तौर पर आपके सामने आया और वो भी आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप वो सीखना चाहते हो या नहीं, तो ये रीजन होता है सबसे बड़ा कि हम फियर में उसे इसलिए रखते हैं। फियर में मत रखो, कोई भी टॉपिक है, वेटेज ज्यादा है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ। मैं मोस्टली बोलता हूँ एडवांस मैथ में अगर पर चैप्टर के किसी ने 1000 क्वेश्चन से कम लगाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई नए क्वेश्चन आप छेड़ पाओगे। पीवाईक्यूज की तरफ तब जाओ जब आपको ये लगे कि मैंने इसके 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब मैं पीवाईक्यूज की तरफ जाना चाहता हूँ, अब मैं सारे पीवाईक्यूज लगाऊंगा। तो ये टारगेट रखो। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, हम लोग मोस्टली मैंने पहले भी बोला कि यार कभी भी ना 100% के लिए टारगेट मत करो कि मैं 100 में से 100 क्वेश्चन करूंगा। जहां वो आपने सोच लिया अगर कि मैं 100 में से 100 करके आऊंगा, तो वहीं नेगेटिव मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे और आप पीछे हो जाओगे। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, जब भी मॉक टेस्ट लगाओ, मैं सभी को बोल रहा हूँ ये बात, जो भी लोग मैथ्स के लगाते हो या अदर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट लगाते हो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर क्वेश्चन सही सिलेक्ट नहीं किया है और आप ईगो पे ले गए ये बात को कि नहीं मैं ये तो करूंगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है। 2012 में मैंने एक एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम भरा और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैथमेटिक्स। तब मैं 11th 12th और 9th 10th को पढ़ाता था। तो फर्स्ट टाइम गया यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं दूंगा, पहुंचा और सीधा ही मैथ्स से शुरुआत की। उस टाइम 50 क्वेश्चंस मैथ्स के आते थे, 50 जीएस, 50 इंग्लिश और 50 रीजनिंग। ऑफलाइन पेपर होता था उस टाइम। तो मैंने कहा सीधा मैथ्स से शुरू करूंगा, स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 13 पे जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, यार क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। और सोचो 8th 9th 10th के मैथ्स है और मैं 11th 12th पढ़ा रहा हूं उस टाइम। तो ईगो कि आई एम अ टीचर, यार मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा। और वो ईगो ऐसा, 13th क्वेश्चन को मैंने लगभग 15 मिनट दिए, उसके बाद मुझे होश आया, ऐसा लगा कि मैं बेहोशी में चला गया हूं। होश आया, अरे यार पेपर छूट जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ा, आगे चल के फिर एक क्वेश्चन ऐसा फंसा कि वहां पे भी 15-20 मिनट मेरे चले गए। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन एसएससी में उस टाइम मैंने 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। और पूरा पेपर कितने घंटे का है? 2 घंटे का, 2 आवर्स का। 1.5 घंटे में मैथ्स में बर्बाद कर चुका हूं। और लास्ट में जब 1.5 घंटा खत्म हुआ, जब वो बेल बजती थी पहले, मैंने पेपर फोल्ड किया, ओएमआर शीट उठाई, पहले 10 क्वेश्चन ए अगले 10 क्वेश्चन बी। तो मुझे एक चीज समझ में आई, मुझे उस दिन एक चीज समझ में आई कि यार आप चाहे कितना भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लो, बट किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर मत लेना। और फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि आंसर की कब रिलीज होगी। उन्हीं 3 क्वेश्चंस की आंसर की पर पता है क्या लिखा था? स्टार बना हुआ था कि क्वेश्चन ही गलत थे। तो ईगो पे नहीं आना है कभी भी किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। और ऐसा बहुत बार होता है, आप लोग स्टक हो जाते हो। तो मैं मोस्टली हर बार बोलता हूं, जब भी मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो, 2 बार अटेम्प्ट करो। अगर एक क्वेश्चन एक बार में हो गया ठीक है, सेकंड टाइम गलती चेक करो क्या हुई है, अगर हुआ तो ठीक, नहीं उसको छोड़ दो, ईगो पे मत लो। ये कई बार डिमोटिवेशन भी बहुत देता है, ठीक है। सर इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि तुम पेपर 2 की बात कर रहे हो एंड तुम सीडीएस भी दे रहे हो, सीएपीएफ भी दे रहे हो। तो यार देखो एक छोटा सा डिफरेंस है, सीडीएस में पूरा पेपर मैथ का एक अलग होता है, सेपरेट पेपर होता है, ठीक है। एंड सीएपीएफ में मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं गिनती के? 125 क्वेश्चन है पेपर 1 में।
125 में से रीजनिंग और मैथ अगर दोनों मिला भी लोगे ना तो मुश्किल से 20 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन। ठीक है। तो तुम्हें उतना CAPF में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर तुम्हारा GK GS अच्छा है तो डेफिनेटली तुम वहाँ पे आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, CDS का अगर पेपर है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। और अगर आप IMA के लिए जा रहे हो या फिर FCAT मतलब सॉरी एयरफोर्स के लिए जा रहे हो या नेवी के लिए जा रहे हो तब ज़रूर आपको सोचना चाहिए। अगर OT है तो फिर सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब जब भी आप अपना प्लान करो तो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। माय नेम इज अश्विनी कुमार, आई एम फ्रॉम कानपुर सर, CDS 1 2026 सर। सर क्वेश्चन ये है कि अभी जब हम लोग क्लासेस लेते हैं सर, किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश तो लगभग सर ऑल ओवर स्कोरिंग होता है सर, लेकिन GS और मैथ को ही देखते हैं तो सर किसी का GS बहुत अच्छा होता है और किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है, और GAT के पेपर में भी बहुत सारे सर उसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल कैसे बैलेंस बनाएं ताकि हम एग्ज़ाम तक मतलब पहुंच सकें, उसको क्लेरिफाई कर सकें। तो दैट CDS के लिए आपसे CDS पूछा है सर, सवाल। CDS। ओके, बहुत अच्छा सवाल है और सामने देख रहा हूँ कि सवाल एक और स्क्रीन पे भी आ रहा है कि कैसे मैनेज किया जाए, बिकॉज सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास कि CDS का एग्जामिनेशन अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम ऐसा माना जाता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में कितने दिन बचे हैं, 120 से भी कम दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो पहला सवाल तो ये आता है कि 120 से भी कम दिन में, बिकॉज 12 अप्रैल को मेरा एग्जामिनेशन मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इतने सारे सब्जेक्ट्स मेरे सामने हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। देखो इधर उधर की बात ना करके एक जवाब दूंगा मैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सही तरीके से प्लानिंग करी है ना आपने तो डेफिनेटली आप ये चीज़ कर पाएंगे। अब देखिए जो सवाल आपने पूछा और जो पूछा भी जा रहा है कि इतने सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इतने सब्जेक्ट जब दिए जाते हैं ना तो आपको किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है। कई बार एस्पिरेंट से बहुत गलती करते हैं, सिर्फ पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है, उसमें इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि केमिस्ट्री को भूल जाते हैं। ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है, इतनी गहराई तक डूब गए कि इंग्लिश के अंदर आपने थोड़ा सा मिस करना शुरू कर दिया। तो नंबर 1 थिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको ये समझना है कि मुझे कहाँ तक जाना है। उसके बाद आप वेटेज देखिए सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट के कितने सवाल आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं और कौन से सवाल मैं जल्दी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। बिकॉज देखिए क्या है ना, मैनेज तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात करें, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमको क्या करना है, 100% सिलेबस कवर करना है। वो आप कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते। अगर CDS के आप कट ऑफ के बारे में बात करें, क्या वो 70% जा रहा है या 60% भी जा रहा है? नहीं, इतना नहीं जाता है। तो आपको स्मार्टली यहाँ पर खेलना पड़ता है, स्मार्टली देखना पड़ेगा कि मैं कितने चीज़ें अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। हर सब्जेक्ट के अंदर PYQs देखो, लेवल देखो एग्जाम्स का, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आ रहा है उसको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। बट एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि CDS में जो बच्चा स्पेसिफिकली गलती करता है, आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कई सारे बच्चे करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए बना नहीं है, गलती करते। CAPF का बच्चा भी सेम काम करता है और आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर होता है CDS एग्जामिनेशन के अंदर। आपने देखा होगा, आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉलिटी के कर लेते हैं, हिस्ट्री के थोड़े बहुत आप कर लेते हैं, बट इकोनॉमिक्स नहीं बनता है सर। यस, दैट इज द रीज़न। ये रीज़न है, समझना पड़ेगा आपको। आप जिसको लूप होल समझ रहे हो ना कि ये मैं नहीं करूँगा, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। CAPF के अंदर भी आपने सवाल देखे होंगे, इकोनॉमिक्स के सवाल कई बार ज़्यादा आ जाते हैं और एक अच्छे लेवल के आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट ऐसा है कोर जिसको आप इग्नोर करते हो CDS एग्जाम के अंदर, उसको आप सबसे लास्ट में रखते हो ना, ये गलती मत कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको समझना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसा मैंने कहा, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। डोंट ट्राई टू बी एन एक्सपर्ट। जितनी भी बेसिक चीज़ है वो करिए, टॉपिक करने के बाद PYQs को रिपीट करिए, PYQs लगाइए। अब CDS एग्जाम के बारे में बात करो, जैसे सवाल भी आ रहा है कि सवाल PYQ जब हम लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने भी सवाल पूछा कि मेरे क्वेश्चंस बन जाते हैं मॉक टेस्ट के अंदर पर मैं क्वेश्चंस कम कर पाती हूँ। देखो CDS एग्जामिनेशन किस बारे में बात करता है, अगर UPSC के बारे में बात करें, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ ना, वो लैंग्वेज पे खेलता है। आपको सवाल आता है पूरा, बट सवाल आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती सर हमको, कि सवाल पूछ क्या रहा था। सवाल जब गलत होता है तो बाद में लगता है ना कि ये सवाल तो मुझे आता था। दैट इज अ थिंग। तो आपको ये चीज़ समझनी, इसका सबसे सही तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। आपको पता होगा, मेथड्स मैंने क्लास के अंदर भी बताई है, उसको अप्लाई कीजिए। बिकॉज बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे 4 में से आपको एग्जैक्ट ऑप्शन पता है कि हाँ इसका आंसर ये होता है। CDS और CAPF के लिए बात कर रहा हूँ। NDA में कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ मुझे पता है, बट CDS CAPF में एग्जैक्टली बहुत कम ये चीज़ होने वाली है। तो आप केवल इस चीज़ पे स्टिक मत रहो कि मुझे केवल ये जानना है कि क्या सही आंसर आता है। ये जानने की कोशिश करो कि ये तो हो ही नहीं सकता। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी बेटा। थैंक यू सर। ये तो क्वेश्चन था सर। एक प्रॉब्लम आ रही है सर,
DPPs में कभी कभी सर मैथ में तो सर ये पता चल जाता है कि ये आंसर गलत है या, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं सर उनमें हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये एग्जैक्टली हम सही ही हैं या गलत हैं सर। सो वो प्रॉब्लम आ रही है सर, वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। डीपीपी के क्वेश्चन में गलती होती है ऐसा, मतलब एरर आते हैं क्या? ओके, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिपोर्ट भी करता हूँ तो उसका बाद में सॉल्यूशन होता होगा, पता नहीं चलता है। नहीं, आप अगर किसी भी चीज़ को रिपोर्ट करो ना तो आपको फिर उसको अंत तक देखा करो कि उसका सोल्यूशन मिला या नहीं मिला, क्योंकि हमारे एंड से सोल्यूशन जाता है, हमारे एंड से, टीम के एंड से सोल्यूशन जाता है, तो है ना। आप जो भी टीपीपी एक बार उसमें ये हो जाएगा कि जब सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड हो जाए तो एक बार नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो वो थोड़ा बेटर है। नहीं, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ना कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो तो मुझे याद ही है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने रिपोर्ट किया था। तो एक बार अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट था तो उसको एक बार जा करके थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन इतने आते हैं, आप खुद भी देखते हो, क्लास सर इज टेकिंग द क्लास, डिले द क्लास, नेक्स्ट क्लास विल बी दैट, है ना। तो अब वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक नोटिफिकेशन जनरेट कराना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। बट अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी खुद की भी कि उसका आंसर मिला या नहीं ये मैं देखूं। बाकी इस चीज में अगर ऐसा कोई एरर आएगा तो हम उसके ऊपर भी काम करें। देखो इसमें ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप कैपेबल हो एरर फाइंड करने के लिए ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, यू आर डूइंग ग्रेट। आप अगर कोई एरर आ रहा है तो बहुत सारे मीडियम्स हैं, आप अपने रिसर्च कर सकते हो उस पर, क्या जाएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। बहुत सारे मीडियम्स हैं, आजकल तो AI इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, हर क्वेश्चन का आंसर देता है यार। अगर आपको एरर पता चल गया ना, आप एक काम करो, सिंपल एरर पता चल गया, क्लास में जो भी टीचर है उनके सामने डिस्कस कर दो, टीचर तो डिस्कस करते ही हैं। और अगर एरर आ रहा है, आप समझ रहे हो कि यार इसका आंसर ये नहीं है, अंडरस्टूड है, देखो मैनुअल एरर है, टाइपिंग हो सकती है कहीं पर, है ना, कहीं पर ऑप्शन ए आंसर लगाने बाय चांस बाय मिस्टेक डी हो गया, एरर फाइंड करो, वेल एंड गुड है। और लगता है कोई इंपॉर्टेंट है तो क्लास में डिस्कशन कर लो, वैसे हो गई। बट राहुल सर ने जो बोला नोटिफिकेशन वाली, आप खुद ही परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन जाएंगे तो। मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करूंगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है CDS वालों के साथ। किसी को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, किसी को GS बहुत अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश। तो प्रथमेश सर ने एक बात तो ऐड कर दी है, एक पॉइंट और मैं बोलूँगा। देखो कभी भी ना किसी भी पेपर को ये मत सोचो कि मैं 100% लेकर आना चाहता हूँ। जब तक ये टारगेट करोगे ना, नेगेटिव मार्क्स की तरफ आप उतना ज़्यादा जाओगे। जिसमें कॉन्फिडेंट हो, पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढो, सिलेक्शन मैंने बताया था। दूसरा, प्रिपरेशन के दौरान तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करना कैसे होता है। देखो 3 में से कोई एक सब्जेक्ट हर स्टूडेंट का फेवरेट होता है, तभी वो चूज करता है कि मुझे एग्जाम देना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो या वो GS हो या वो मैथमेटिक्स हो। जो भी सब्जेक्ट आपका बहुत फेवरेट है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आता है, उसको आप ऑल्टरनेट यूज़ करो। और जो वीक हैं उसको उस सब्जेक्ट के साथ डालो, क्योंकि अगर 2 सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है वो दोनों एक साथ एक दिन में पढ़ोगे ना, तो डिमोटिवेशन आएगा, अगले दिन उठने का मन नहीं करेगा कि यार इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट जो पसंद है और दूसरा जो नहीं पसंद है, कम पसंद है, जो भी है, देखो पसंद नापसंद वाला तो सिस्टम है नहीं यहाँ पे, स्वयंवर के लिए तो कोई नहीं बैठा है। लेकिन जो दोनों पसंद है, दोनों में से एक चीज़ ऐसी पढ़ो कि पहले मोटिवेट हो जाओ उस सब्जेक्ट को पढ़ के जो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद जो नहीं पसंद है उसको पढ़ना पड़ेगा। और देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की अपनी लाइन पे, मैं बता देता हूँ कि हम जब पढ़ने बैठते हैं ना तो हम कहते हैं कि हम GS पढ़ेंगे। GS नहीं, आप उसके टॉपिक के सब टॉपिक पर कौन सा पार्ट पढ़ना है वो सुबह लिख लो। आपके पास डेली का सुबह उठने के बाद टारगेट होना चाहिए कि मुझे आज ये पोर्शन कंप्लीट करना है, बस। और उतना ही पकड़ो जितना कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं 1000 क्वेश्चन करूंगा। आप 50 पकड़ो, 100 पकड़ो, जितनी कैपेसिटी है, जितना टाइम दे सकते हो उतना ही। लेकिन वो शाम तक सोने से पहले वो कंप्लीट होने चाहिए ताकि अगले दिन का मोटिवेशन रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जय हिंद सर, मेरा नाम शशि पाठक है और मैं CDS बैच से हूँ। मेरा SSB से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरे पर्सनल उस पर कि मेरा 2 साल का ना ग्रेजुएशन में गैप है। तो जितने मेरे नॉन में जो लोग जानते हैं CDS के बारे में, तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हो रहा, पर मुझे ये बार बार ही सुनने में आता है कि तेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तेरा 2 साल का गैप है। मेरा ये कि मेरे को मेहनत करनी है, वहाँ पे वो जो होगा मैं देखूँगा, पर वो थोड़ा बहुत तो माइंड में आता है उनकी बातें। तो आप इसके बारे में कुछ गाइड कर सकते? देखो पहला सवाल तो मैं पूछूंगा, CDS में गैप क्यों था, ग्रेजुएशन में आपका गैप क्यों आ गया? सर मैं 19 की SC जॉब चालू कर दी थी थोड़ा फैमिली की वजह से, और उसके बाद मैं 20 में मैंने थिएटर चालू किया था। मैं तो 8 महीने उधर गया हुआ था।
फिर उसके बाद वापस फैमिली में हम लोग को फ्लैट लेना ज़रूरी हुआ था, तो मैं वापस आके मैं जॉब में लग गया, तो अभी तक जॉब कर रहा था। ओके। तो और मेरे को सीडीएस का भी मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। मेरी एक छोटी बहन है, वो एनडीए दे रही है, तो उसने मुझे बताया था, तो मेरे को दिखा कि मेरी एज अभी है, मैं दे सकता हूँ, तो मैंने फिर प्रिपरेशन, मेरे को अप्रैल में पिछले साल पता चली थी, तब से मैंने प्रिपरेशन चालू की थी। तो मैं कुछ लोगों से सुनता हूँ, थोड़ा सा अजीब लगता है, डीमोटिवेशन नहीं होता, पर थोड़ा कि माइंड में आता है कि ऐसा क्यों। जैसे एक हैं, उन्होंने मेरे को ये बोला कि फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे वो लोग चाहिए, जैसे कि रनिंग में, कि जो 100 लोग परफेक्ट हैं वो उनको लेंगे, तो अगर वो 100 परफेक्ट उनके पास पहले ही हैं, तो मैं 101 हूँ, तो मैं क्या तैयारी नहीं करूँ? तो मैं ये सोचता हूँ, थोड़ा सा मेरे को डाउन ले जाता है। देखो, पहली तो ये चीज़ है कि क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है आपके एसएसबी इंटरव्यू पे? तो हाँ, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तब पड़ता है कि जब आपने 2 साल तैयारी नहीं करी है, 2 साल आप ग्रेजुएशन के अंदर नहीं थे, तब आप कर क्या रहे थे? इस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। इस चीज़ का नहीं पड़ेगा कि मैंने 2 साल तक कुछ नहीं किया। यहाँ पर आपका जो रीज़न है दैट इज़ वैलिड। आप अपनी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस को आई थिंक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी लोग इस बारे में बात करते हैं ना कि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, इस चीज़ पे सवाल खड़े किए जाते हैं। सवाल खड़े करने के बाद जो असेसर को डाउट आता है आईओ के बारे में, अगर मैं बात करूँ, वो तब आता है जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं उस चीज़ के बारे में। जब आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं जो करना चाहता था वो चीज़ मैंने करी, एंड आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी, यहाँ पे परिवार को घर लेना है, उसके लिए आपको जॉब करना यहाँ पर पड़ा है। तो इस चीज़ को लेकर कोई भी 2 चीज़ें मैं बोलूँगा। नंबर 1, इस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील मत करो, बिकॉज यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। आपने कुछ गलत चीज़ नहीं करी है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है ऐसा कि लोग कह रहे हैं ऐसा, तो देखो, लोग तो एसएसबी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। एसएसबी यहाँ पर इस लेवल का एग्जाम या ये तरीका नहीं होता है कि जो टॉपर्स हैं, जिनका ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट कर लिया, जिन्होंने एक ही बार में, या जिन्होंने टॉप कर दिया, उनको हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर आपका असेसमेंट किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। अगर वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट शो करती है, देन वो चीज़ आपके ऊपर इंपैक्ट करने वाली इंटरव्यू के ऊपर। अगर वो नहीं कर रही है तो इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, जो भी चीज़ें, जब भी आप एसएसबी के अंदर जाओ, जस्ट बी नेचुरल। आप जो फील करते हैं वास्तविकता के अंदर, आपने जो चीज़ें करी, 2 साल का गैप अगर आपका था तो इसलिए था, तो आप बोल सकते हैं। बिकॉज मैं एक एस्पिरेंट के बारे में बात करूँगा, डिफेंस वाले की थे, ही हैज़ द सेम कंडीशन, आपकी तरह उनकी कंडीशन थी, और उनको ट्रैवल करना बड़ा पसंद था। सो 2 साल वो ट्रैवल करने में उस व्यक्ति ने लगा दिए। उसके बाद उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। तो अगर जब वो रिकमेंड हो सकते हैं, तो आपके लिए कोई सच ऐसा इशू नहीं है। और मैं फिर बोलूँगा, एसएसबी के अंदर हर पर्सन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। मैंने कहा है जैसा हमेशा कि आप अलग है, मैं अलग हूँ, राहुल सर अलग है, सब अलग है। सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबके जीवन के अंदर सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग अलग होते हैं। तो आप अपने आप को एसएसबी के अंदर किसी से कंपेयर मत करो पहली बात तो, कि यार ये ऐसा कर रहा है तो मेरा जवाब भी एक्जैक्टली एसआरटी के अंदर ऐसा होना चाहिए या टीएटी के अंदर ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो वही है, उसके लिए कोई आप बहुत चिंता मत करो। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। एनडीए के बच्चे कितने हैं यहाँ पे? एनडीए वाले बच्चों से पूछना चाहूँगा, आप आर्म फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आप बताइए, माइक ले लीजिएगा। ज्वाइन, क्या रीज़न है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का? मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपने क्यों सोचा कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है? इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम। अच्छा, चाइल्डहुड ड्रीम है आपका, इसलिए आपने सोचा। जब मैं जहाँ मेरा घर है, मतलब उसी के पास एयर वो है, कहाँ है एयरपोर्ट आपका घर? अयोध्या, अरे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के क्या जस्ट बात है। कुछ ही डिस्टेंस पे। तो वहाँ से जब भी मतलब प्लेन जाता था, तो मुझे रहता था कि प्लेन चलाता कौन है। Okay. तो मैं कहती थी, मम्मी हमें भी चलाना है या हमें बैठना है। तो मम्मी कहती थी, इसको चलाना है तो तुम्हें इसे करना पड़ेगा। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना है, प्लेन मुझे उड़ाना है। तो फिर उसके बाद 9-10 तक मेरा ये था कि मैं प्राइवेट उसमें जाऊँगी, पर उसके बाद फिर पता चला एनडीए है, एनडीए के अंदर आईएमए और यहाँ सब जा सकते हैं, एयरफोर्स नेवल में। तो फिर मैंने कहा मैं अब इसमें जाऊँगी, अब मैं देश के लिए कहते हैं उड़ाऊँगी प्लेन। बहुत बढ़िया यार। तो अभी एक बात बताओ, बैठ जाओ। अभी आपका ख्वाब था बचपन का कि आपको आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही सर, बट मेरा फिज़िक्स मेरी थोड़ी वीक थी, क्योंकि 9th और 10th में थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गया था मेरे स्कूल का। तो इस वजह से मेरी फिज़िक्स वीक हो गई थी, और उसमें अभी भी थोड़ी वीक हूँ। बट जब भी मैं न्यूमेरिकल विक्रांत सर में लगाती हूँ तो लग जाते हैं वो न्यूमेरिकल। आप जब लगवाते हैं स्क्रीन पे, लाइव चैट पे, या डीपीपी सॉल्व करती हूँ, या प्रीवियस जो भी। बट जब वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट, या मॉक टेस्ट जब मैंने लगाया था पिछली बार
उसमें NDA 2 में, तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था और मेरा उसकी वजह से एग्ज़ाम अभी 2-3 क्वेश्चन जो मुझे आते हुए भी छूट गए थे, वो मल्टीप्लाई और प्लस में जो सर ने बताया कि 6 की जगह 5 कर दिया मैंने। और मुझे लगता है जहाँ तक उसी की वजह से मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत माइनर कट ऑफ पे मैं आउट हो गई थी, तो इसके लिए थोड़ा सा। देखो बेटा, जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाओ ना, एक मिनट जो आराम से, तो सभी के लिए बहुत लोगों का फियर होता है, मतलब सिमिलर है, फिजिक्स की बात करें फिर मैथमेटिक्स की बात करें, फियर होता है यार न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। आधे तो देख के डर जाते हैं। बहुत ईजी है, जब भी आपको न्यूमेरिकल हो ना, आप न्यूमेरिकल को ना पार्ट्स में तोड़ो। फुल स्टॉप से लेकर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, उस स्टेटमेंट में जो भी चीज़ आपको गिवन है ना वो लिख लो। कुछ भी जो गिवन है, भाई ये क्वेश्चन में गिवन है, लिखा। फिर नेक्स्ट फुल स्टॉप के आगे की चीज़ पढ़ो, जो चीज़ गिवन है वो लिख लो कि ये चीज़ गिवन है। लास्ट में क्या पूछ रहा है वो लिख लो कि भाई मेरे से ये पूछ रहा है। अब आपके पास चीज़ें क्या हैं और पूछ क्या रहा है, उसके ब्याह पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा करके देखना। अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो अगर मुझे पहले ये चीज़ निकालनी पड़ेगी फिर ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो चीज़ आएगी कैसे? वो आएगी प्रैक्टिस से। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और जो आपने बोला कि डर लगता है, वो डर निकलेगा पेपर प्रैक्टिस करने से, DPP लगाने से। अब आप DPP को ये मत समझो कि यार DPP में हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, वही पॉइंट है सर का। अभी आप लर्निंग फेज में हो, तो लर्निंग फेज में जितना सीख सकते हो ना, अपने डर बाहर निकालो। अभी ये मत सोचो कि DPP में हमें मार्क्स लाने हैं। मैंने बताया ना, स्ट्रैटेजी वही है कि आप पढ़ो, प्रीवियस से लगाओ टॉपिक वाइज, और अपना डर निकालो। मॉक लगाने का टाइम आएगा 1-1.5 महीने पहले, आप फॉलो करके देखो, डेफिनेटली आपका होगा, धीरे धीरे परफॉर्मेंस होगी बेटा। या फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो NDA वालों के साथ रहता है ना, वो सिर्फ यही है कि आपको फॉर्मूले नहीं पता होते हैं। फॉर्मूले मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम घूमनी चाहिए। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो हम लोग छोटे छोटे फॉर्मूलेस, कुछ नहीं, 2-4 फॉर्मूले लिख के एक चिट अपने पास रख ली, जब कभी टाइम मिला निकाल के देख लिया। बार बार उस चीज़ को जब हम रिपीटेड मोड पे करते हैं ना, तो मसल मेमोरी में, देखो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का यही खेल है। आप कुछ भी ड्राइव करते हो या कुछ भी करते हो तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक टाइम क्या होता है, मसल मेमोरी काम करती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो प्रैक्टिस इतनी करो फॉर्मूलेज की, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन ही लगाने, फॉर्मूला ही बार बार लिख लो। बार बार जब फॉर्मूला लिखोगे तो वो पिक्चर आपके दिमाग में सेव हो जाएगी हमेशा के लिए। आपको पता होगा कौन सा टर्म कहाँ पर है। फिजिक्स में ये बहुत लागू होता है, जो विक्रांत सर ये कह रहे हैं ना, मैथ्स का और फिजिक्स का ही सेम रूल है कि क्वेश्चन को चंक बाय चंक पढ़ो। आप क्या करते हो, स्पीड में पढ़ के निकल जाते, नहीं, आराम से पढ़ो, उससे क्या पता चला है पहले वो लिख लो, ये बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में अक्सर मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते होगे तो, कि क्वेश्चन को चंक बाय चंक हमेशा पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। आप लोग कहते हो सर आप करते हो तो समझ में आ जाता है, भाई मैं करता हूँ इस तरीके से कि मैं जितना पढ़ा है पहले मैं उससे क्या मुझे पता चला है वो लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद आगे वो क्या बोलना चाह रहा है फिर वो पूछेगा। सवाल हमेशा लास्ट में तो पूछता है कि फाइंड दिस, पहले तो वो खुद ही बोल रहा है ना ये सब है, तो फाइंड दिस से पहुंचने से पहले उसने क्या क्या दे दिया है, उससे आप क्या रिलेट कर पा रहे हो, फिर उसे क्या चाहिए। ये 3-4 क्वेश्चंस अपने आप से करोगे। कई बार ऐसा होता है मैथ्स में, चाहे वो NDA हो चाहे वो CDS हो, हम सब समझ जाते हैं लेकिन हम ये बीच में अटक जाते हैं कि यार हमें करना क्या था, क्या निकालना था हमें। वो इसी वजह से कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ढंग से। आराम से पढ़ो, क्या दिया है, आपको क्या पता है, फिर उसके बाद उसका आंसर है। ठीक है, अब NDA स्टूडेंट्स का कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। जी NDA बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद सर, माय नेम इज़ लकी चौधरी फ्रॉम NDA। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हमने सारी क्लासेस करी उसके बाद रिवीजन करा, लेकिन सर जब क्वेश्चन करने बैठते हैं या फिर हम DP होती हैं और टेस्ट होते हैं सर, इसमें नंबर नहीं आ पाते, और फिर ये लगता है कि मैंने इतना पढ़ा है, रिवीजन वगैरह करा, नंबर ही नहीं आ रहे, तो फिर क्या, मतलब पढ़ने की स्ट्रेटेजी कुछ गलत है मेरी या कुछ ऐसे? देखो, पढ़ने की स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जब आप पहली बार कोई काम करते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हम करते हैं, राइट और रॉन्ग, यस, हम कुछ मिस्टेक करते हैं। अब मॉक टेस्ट का भी ऐसा होता है, जब आप पहली बार लगाएंगे ना तो आप मिस्टेक्स ही करते हैं। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिएगा, जब वो पहली बार मॉक टेस्ट लगाता है तो बहुत कम नंबर आते हैं। ग्रेजुअली आप इंप्रूव करते हैं, बिकॉज आप अपनी गलतियां समझते हैं, आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि मैं कैसे पढ़ूं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपनी मिस्टेक्स अपन देखते हैं कि अच्छा ये DPP के अंदर मैंने सवाल करा, ये शायद मेरी मिस्टेक से गलत हो गया था, मैंने सवाल गलत पढ़ लिया था, देखा होगा आपने। तो जब भी आप चीज़ें करें ना, तो देखो मॉक टेस्ट के बारे में बात करें, DPP के बारे में बात करें, वो हम आपको क्यों देते हैं? रिवीजन के लिए नहीं, वो रिवीजन के लिए नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा। रिवीजन के लिए हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, वो होता है कि आपको कितना आ चुका है, आपका एनालिसिस करने के लिए कि मैंने अगर इस तरह के सवाल मैं कर रहा हूँ तो मैं इसमें कहाँ गलती करता हूँ।
मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स मुझे लैंग्वेज पे काम करना है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने ज़्यादा शायद पढ़ लिया या ज़्यादा सोच लिया है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ ना कि ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचने वाला बच्चा हमेशा पीछे रहता है। ये आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, जो बहुत सोचते हैं ना सर कि ये भी हो जाएगा, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ये आपने देखा होगा, अगर आप लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं तो आपकी लाइब्रेरी में कोई भैया दीदी ऐसे होंगे जो 8-9 साल से तैयारी कर रहे हैं, ओके, और उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए मना करता हूँ कि ह्यूमन माइंड हमारा ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ आता है। जब हम बहुत जानने की कोशिश करते हैं ना, हम कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। 4 ऑप्शंस में से लगता है कि अच्छा ये भी तो हो सकता है, अरे नहीं मुझे लगता है कि ये हो सकता है। आपको फैकल्टीज़ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, कंटेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, डीपीपीस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ आप जाइएगा। और सवाल ये था, जैसा कि मैंने बता दिया, वो समय के साथ होगा इंप्रूवमेंट। पहली बार जब वेपन होल्ड करोगे तो होल्ड करने में भी बहुत मिस्टेक होगी, बिकॉज समझ में नहीं आता होल्ड करना कहाँ से करना है। बट उसके बाद जब 4, 5, 6 बार आप तैयार चला लेते हो तो वेपन होल्ड करना आपकी उंगलियाँ ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती है जब आप नॉर्मल भी बैठते हो। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो वही चीज़ है कि उसको समय दो, थोड़ा सा टाइम दो, और जैसे 120 दिन से भी कम दिन अभी बचे हैं तो ये मोर देन इनफ है मुझे लगता है। राहुल सर आप क्या बोलेंगे? 120 दिन से जो कम बचे हैं अभी, क्या बच्चा इसमें एनडी एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जाम क्लियर कर सकता है? मतलब ऐसा रहता है कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, ऐसा समझ लो ये युद्ध में बिगुल बजा है। मतलब सारी सेनाएं अब तैयार हो चुकी है, अब फाइनली तीर से तीर कटेंगे, तलवार से तलवार कटेगी। अब वो जो आखिरी मोमेंट होता है ना, देखिए क्या होता है, एग्जाम के लिए हमारे पास 6 महीने 5 महीने का समय रहता है, बट आखिरी में जब वो रिड्यूस हो जाते हैं, जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है, उस दौर के बाद ऐसा हो जाता है अब सटिक, अब मैं इधर भी नहीं हो सकता, मैं उधर भी नहीं हो सकता। जैसे बच्चे ने बोला कि मेरा बचपन का ड्रीम था कि मुझे आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना, मुझे पायलट बनना, मुझे एरोप्लेन उड़ाना। बेटा आपको ना फिर ये याद रखना होगा कि वो फिजिक्स हो या मैथ्स हो, फिर मेरी लाइफ में दिक्कत नहीं बन सकते। या तो मेरा सपना बचपन का गलत है, मतलब अगर उसे भी माना हमने तो फिर ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी लाइफ में कोई समस्या है तो मैं उनको आज ही डील करके ख़त्म करूँ। 4 महीने का समय बहुत बहुत बढ़िया समय होता है। और ये बात याद रखिएगा कि जो नोटिफिकेशन के जस्ट बाद के जो दिन होते हैं वो भी इसी लहजे से डिसाइड करते हैं कि बच्चा इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। हाँ, बात सर ने भी कही कि सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, और सारी चीज़ जब पढ़ने जाओगे तो जाहिर सी बात है इन बचे हुए दिन में तो नहीं कर पाएंगे हम। अब तो वो है कि क्या है जो मुझे फाइनली नंबर निकाल के दे सकता है, उसी के साथ आगे बढ़े। बेहतर चीज़ चूज करें, सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक हो। जैसे मैथमेटिक्स भी बहुत सारा बड़ा, बट उसमें पर्टिकुलर टॉपिक सर जहाँ से क्वेश्चन आते वही उठाए। तो मतलब आखिर ये बिगुल बजने के बाद वही है कि बस अब तैयारी कर लो कि कैसे लड़ना है। ओके, बराबर हो सकती है सर प्रिपरेशन, जब एग्जाम ऑप्शन देता है तो क्यों नहीं हो सकती जी। और किसी का क्वेश्चन? सर जैसे हमारा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट खत्म हो गया है तो अच्छा हुआ, पूरा अच्छा से पढ़ लिया, पर जो हमारा ये है साउथ वाली जो हिस्ट्री है इसमें समझ नहीं आता, ये कैसे करें सर? हिस्ट्री मैंने उस टाइम भी कहा कि साउथ हिस्ट्री को याद करने का थोड़ा एक तरीका होता है। और देखो साउथ हिस्ट्री से सवाल अभी एनडी ने थोड़े से पूछना शुरू कर दिए। जैसे लास्ट टाइम एक सवाल आ गया था, काफ़ी डिफिकल्ट था, हालांकि हम लोगों ने उस सवाल को किया था। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो साउथ की हिस्ट्री के बारे में आप उसको जितना रिवाइज करोगे आप उसको उतने अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साउथ में बहुत कंफ्यूज नहीं होना है साउथ की हिस्ट्री के अंदर अपने को कि मैं बहुत पढ़ लूँ। अब साउथ की हिस्ट्री डिफिकल्ट हमको इसलिए लगती है बिकॉज हम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, सब साइकोलॉजिकल है। हम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो लगता है साउथ की हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, साउथ वालों के लिए नॉर्थ की हिस्ट्री डिफिकल्ट हो जाती है। तो वो सिर्फ आपके माइंड के अंदर है डिफिकल्ट है, किंग्स सेम होते हैं, केवल कंफ्यूज हम तब होते हैं जब वो नाम एकदम चेंज हो जाते हैं, टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका एक ही तरीका होता है, और ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ ही होता है कि जितना हो सके साउथ को रिवाइज करना शुरू करो। रिवाइजन जितना करोगे उतना जल्दी वो चीज़ें फिर आपके दिमाग में फिट हो जाएगी बेटा जी। सर ज्योग्राफी में हिमालय इसका कुछ जी, खड़े हो जाइए हिमालय की तरह। क्या हुआ सर? हिमालय को रिवाइज करने में मतलब बताओ यार, एक इतना बड़ा पॉडकास्ट, ज्योग्राफी इतनी बड़ी, इतने सारे सब्जेक्ट चूज किया, बस एक हिमालय। अच्छा, हिमालय में क्या रेंजेस को लर्न करने में इशू? सर रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है, याद नहीं होता। ज्योग्राफी को लर्न करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, एक तो हमारा कमरे के अंदर नक्शे हो। जब भी आप हिमालय देखो या फिर हिमालय को इमेजिन करो तो आपको जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश ब्राउन कलर में दिखना चाहिए। फिर हिमालय का लेटिट्यूडनल डिवीजन 4 लाइन खींच लो। देखो सबसे अच्छी बात, सभी लोगों को एक बात मैं बताता हूं, आप लोग मेंस नहीं दे रहे हो, आप लोग जैसे चाहो नक्शे बना लो, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। अरे कोई चेक नहीं करेगा, आपको वहां सिर्फ एक काला गोला भरने याद होना चाहिए।
तो वो काला गोला भरने के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज उन नक्शों को कैसे बेहतरीन कर सकता हूं, लेटिट्यूडनल डिवीजन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, साथ ही साथ सबसे ज्यादा बड़ी समस्या जो तुम कहना चाह रहे हो वो है पास, जो पासेस आते हैं। तो पासेस को आप ना स्टेट वाइज करो, जैसे मैंने आपको माइंड में बना करके दिया था, जम्मू कश्मीर के सेपरेट, लद्दाख के सेपरेट, उनका सिग्निफिकेंट सेपरेट, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद है तो उत्तराखंड, सभी के सेपरेट पास लिख लिए। और उन पास को आप अपने एंड से, जो कि मैं फिर से उसी बात के ऊपर जा रहा हूं, जैसा नक्शा बना सको, गंदा कुछ भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं गंदा बनाना ही है, बन जाए तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसे कोई चेक थोड़ी ना करेगा, आपको तो सिर्फ वो गोला भरना है। तो आप जैसे कर सको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करो। और वो बहुत छोटा चैप्टर है, उसको ऐसे हवा मत बनाओ, कुछ अच्छी चीजें पूछो। जी सर, थैंक यू। अकेला हिमालय पे रुक गए। सर जय हिंद सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री में बहुत सारी डायनेस्टीज़ होती हैं, राजा होते हैं, उनके बेटे होते हैं, तो उनका नाम कैसे याद कर रहे हैं, वो बहुत सारा का सारा मिक्स हो जाता है। देखो हिस्ट्री में जैसे मैं क्लासेस में बताता भी हूँ आपको कि सबको याद नहीं रखना है हमको, देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर एवरीवन। मैंने क्या कहा, हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है, सबको याद नहीं रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर डायनेस्टी में मैंने कुछ किंग्स आपको शुरुआत में बताया कि देखो इस डायनेस्टी में इनके बारे में थोड़ी ये पॉइंट्स आपको याद रख लेना है। तो वही चीज़ याद रखना है कि देखो इतने सारे राजाओं के बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है। हर डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एनडीए के हिसाब से बात की जाए, मौर्यन एम्पायर इज रियली इंपॉर्टेंट, गुप्तास इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको सवाल क्वेश्चंस आते हैं बुक से, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मिडावल तो शायद अभी हमने शुरू ही किया आपकी क्लासेस के अंदर, वो धीरे धीरे चलता जा रहा है। मिडावल नाउ डेज इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अगर क्लियरली बात की जाए। मिडावल से सवाल आना अब थोड़े कम हो चुके हैं। और मिडावल के अंदर सवाल कहाँ से आते हैं, मराठा एम्पायर से आएंगे, विजयनगर एम्पायर से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कीजिएगा। मैंने कहा है ना, इसलिए मिडावल जब मैं पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि बहुत ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्जैक्टली बता दूंगा क्या करना है। तो वही चीज़ है कि सबको याद नहीं रखना है। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, मन नहीं मानता है हमारा, है ना, कि नहीं ये भी कर ही लेते हैं, इसको क्यों ही छोड़ दे, ये भी करनी। और मैंने एक चीज़ बोली कि देखो इन एग्जाम्स के अंदर ज़रूरी क्या होता है, क्या मुझे नहीं करके जाना है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात करें, आप पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, पूरा पॉलिटिकल साइंस आप नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर वो बच्चा ज़्यादा क्लियर कर लेता है, इसको क्लियरिटी कि मुझे कितना पढ़ना है, बिकॉज लिमिटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचे कि मैं पूरा पॉलिटिकल साइंस में पूरा डीडी बसु खत्म कर दूंगा, लक्ष्मीकांत में खत्म कर दूँ, तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लग रहा है, जो मैं बताता हूँ कि ये कर ही लेना, वो आपको करके जाना है बेटा। थैंक यू सर। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? शौर्य और विराट अच्छा लग रहा है? मतलब आप लोगों ने चूज़ किया था, आप लोगों ने डिफेंस वाला पर ट्रस्ट किया था, आप लोगों ने बैच परचेस की, आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही है, सब सब्जेक्ट शुरू हो भी चुके, पढ़ना अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ों में मज़ा आ रहा है। मतलब देखो क्या है कि मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो, है ना, आज हो सकता नंबर अच्छे ना आए, बट जब आप उसका रिविज़न करोगे, है ना, और उसके बाद आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे और अपने हैंड रिटन नोट से रिवीजन करोगे, तो चीज़ें तो बेहतर होती जाएगी आपके साथ सारी की सारी। बट ओवरऑल जब आप हमारी क्लास के अंदर 1 से 1.5 घंटा बैठते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा टाइम फ्रूटफुल रहा, मैंने यूटिलाइज किया। नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अकेला सिर्फ एनडीए और सीडीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ आपकी लाइफ में आपको चीज़ें सीखने को मिलती है, इनकलकेट कर पाते हो उन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर। ये भी क्योंकि हम टीचर्स के लिए भी हमको सर क्लास के अंदर ये दिखते नहीं। आज ये आप मिले हो तो कुछ दिक्कतें हो या कुछ अच्छाई हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो बेफिक्र होकर के। हाँ, और कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? जी, एक एक करके। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे मैं जॉब भी करता हूँ, तो मेरा ये है कि मैं क्लासेस सारी ले लेता हूँ, रिवीजन कर लेता हूँ, पर डीपीपी के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसे मैं 6 बजे शाम को 6 बजे खाली होता हूँ पूरी जॉब से निकल के, फिर क्लास लेते लेते नोट्स बनाते बनाते 12 बज जाते हैं, तो उसके बाद मैं कर नहीं पाता। तो उसके लिए कुछ मतलब करना तो है, डीपीपी मस्ट है, तो उसके लिए मेरे को समय नहीं मिल पाता। सैटरडे संडे भी कोशिश करता हूँ तो वही क्लास में ही निकल जाता है। तो उसके लिए अगर आप कुछ आइडिया दे सको। इसको एक बात समझना, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जॉब के साथ सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, बट सीडीएस को नहीं पता कि आप जॉब कर रहे हो, तो आपके साथ थोड़ी सहजता बरके। वो तो जैसे बाकी से पूछेगा वैसे आपसे पूछेगा। अब एक तरीका तुम्हें इन सपोर्ट, एक सिंपैथी के लिए आपको कह दूं कि कोई बात नहीं बेटा, डीपीपी मत लगाओ, पर उससे अच्छा मैं ये कह दूं सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये समझो कि सीडीएस को नहीं पता है कि बच्चा जॉब के साथ कर रहा
है ना, या फिर बच्चा एकदम फ्री होकर के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, उन्होंने दे दिए क्वेश्चन, उनको चाहिए आंसर। अब देखिए बेटा, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बट आपने अपनी जॉब के साथ मतलब खुद के घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने करियर को आगे बढ़ाने का भी साथ में सोचा, तो इस छोटी चीज को भी छोड़ो मत। फिर डीपीपी को सर मैं जैसे कुछ भी जनरेट करो। हाँ बताओ प्लीज। जैसे मैं रेगुलर, जैसे ऐसा होता है ना हर क्लास के साथ डीपीपी होती है, तो मैं साथ में नहीं लगा पाता, तो ये कह रहा हूँ सैटरडे संडे कुछ हो जाते हैं तो थोड़ी बच जाती हैं, तो भी जैसे मेरा मेजर पार्ट डीपीपी का ही बचा हुआ है। नहीं अभी जॉब करते हो तो जॉब कैसी है, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा? जॉब प्रोफाइल मतलब कैसे? सर शेयर मार्केट में काम करता हूँ तो 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक मतलब नॉन स्टॉप रहता है ना? हाँ, बीच में कोई ब्रेक नहीं रहता? कोई ब्रेक नहीं रहता बीच में? ब्रेक 1 घंटे का, वही मतलब 5 बजे ऑफिस से निकलना होता है तो बस वही रहता है 1 यार घंटे। देखो, पढ़ने का कभी भी पढ़ सकते हो, ट्रैवलिंग में डीपीपी है। जैसे मैं मानता हूँ कि मैथ्स की डीपीपी के लिए आपको प्रॉपर पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, बट बाकी जो इंग्लिश है और ये सब तो चलते चलते टिक करो। देखो ये मत सोचो, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, सही और गलत वो बाद में फैसला करेगा एनालिसिस आपका। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि मैं जैसे वो टाइम डीपीपी सॉल्व करने में मुझे टाइम लग जा रहा है, मैं जैसे साथ में नहीं कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ पर साथ देखो में नहीं। टाइम तो मैथ्स में ही लगता होगा, बाकी तो पढ़ के आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं। एक मिनट, आप कितने बजे उठते हो? मैं सर सुबह 6:30। 6:30। सोते कितने बजे हो? 12 बजे। 12 बजे सोते हो? मैंने ट्राई किया 4 बजे। अब एक चीज़ सुनना, जो रैंक 1 आता है फॉर एग्जाम्पल वो भी जॉब कर रहा होगा, जो लास्ट रैंक आया है, जो अकेडमी में जा रहा है, या कोई भी रैंक आई है, सब जा रहे हैं। आपके पास भी 24 घंटे, जो टॉप आ रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा खुद का है, तुम्हें मैनेज करना है ना। और डीपीपी सॉल्व करने में हार्डली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लिए, और आपने कंसेप्ट पढ़े, आप बताया कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ 5 बजे, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा अभी एकदम उठने में, लेकिन आप जब हैबिचुअल हो जाओगे ना 4-5 दिन के बाद, आपको खुद ही मजा आने लगेगा। और कोशिश करो डीपीपी सॉल्व करना, आप रात को 12 बजे तक आप पढ़ के खत्म करके सुबह उठ जाओ, आधा घंटा का टाइम निकालो, डीपीपी सॉल्व कर लो, फिर भले ही सो जाओ। बट आप एम बना लो कि मेरे को डीपीपी सॉल्व करके ही सोना है। वो ना मतलब आपको वो नहीं चाहिए कि बेचैनी होनी चाहिए, यार मेरी सॉल्व ही नहीं हुई है। अभी आप कंफर्ट जोन में हो, तो जब तक आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो आपका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। और सोल्यूशन निकालने वाले भी आप ही हो, और उस प्रॉब्लम में पढ़ने वाले भी आप ही हो, तो सोल्यूशन कौन निकालेगा? आपको ही निकालना पड़ेगा। समझ गए? यार देखो, एक ना छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले फेलिस्टेशन हुआ था, बैठ जाओ प्लीज़ आप। फेलिस्टेशन हुआ था तो वहाँ पर ना एक बच्चा आया हुआ था, उसने भी CDS क्लियर किया था, एंड ही इज़ वर्किंग इन अ IT फर्म। और IT फर्म में भी वो पुणे हिंजावाड़ी में काम कर रहा था। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता रहा हूँ, हिंजावाड़ी वहाँ पे पुणे में एक जगह, वहाँ पे काम कर रहा था। मैंने भी उससे ये सेम बात पूछी कि मतलब कि जॉब के साथ कैसे कर पा रहे हो। उसने बोला सर देखो, सुबह 9:30 बजे तो मुझे निकलना ही निकलना है हर हाल में, ऑफिस पहुंचना है 10 बजे, पंच इन होगा, एंड उसके बाद शाम को 6 बजे तक तो मुझे वहीं पर रहना ही रहना है हर हाल में। अब अगर 5 बजे 6 बजे आप फ्री हो रहे हो, उसके बाद आप अपना ट्रैवल करके घर पर आ रहे हो, आपके पास इतना टाइम होता है, नो डाउट आपकी शेयर मार्केट की जॉब है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? 100% है, 4 बजे 5 बजे मैं फ्री हो ही जाऊँगा। मेरा फिक्स टाइम है भाई, 9 बजे से मार्केट ओपन हो रही है, 9 बजे मैं ऑफिस में एंटर करूँगा, उसके बाद इतने बजे तो मुझे बाहर आना ही आना है। सैटरडे मेरा कोई काम होगा नहीं क्योंकि मार्केट भी नहीं काम करती। संडे मेरे पास कोई काम होगा ही नहीं, मार्केट ही काम नहीं करती। तुम्हारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है अपने सेक्टर के साथ? भाई तुम्हारा मैथ अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, ये नो डाउट। ये छुट्टियाँ ये सब हैं, मैथ तुम्हारा अच्छा होना चाहिए क्योंकि तुम वहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हो बहुत सारी। तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी क्योंकि तुम लोग बहुत सारी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो, सारी रिपोर्ट्स सारी इंग्लिश में आ रही हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी होंगी ही होंगी, तुम्हारे साथ हैं। तो यार ये साइकोलॉजिकली सोचो ना कि तुम्हारे पास कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जिम के लिए टाइम कहाँ से मिलता है तेरे को, ये बता पहले। भाई बॉडी बनाया तो जिम तो जाता ही होगा यार, ऐसे थोड़ा ना है। हाँ भाई, डीपीपी के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, जिम के लिए इसके पास प्रॉपर टाइम है। मॉडलिंग करता है? नहीं करता? पहले करता था ना, तो यार ऑब्वियसली बात एक चीज़ बहुत अच्छी है, अब तुमने ऑलरेडी बोल रहा है कि तुम्हारा SSB भी तुमको देना है। तुम्हें पता है SSB में जब तुम जाओगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि यार मेरा 2 साल का गैप है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुमसे सीधे पूछेगा 2 साल का गैप क्यों है, तुम बताओगे सर ये रीज़न है। अच्छा थिएटर की है, ठीक है, बताओ कोई फेमस थिएटर करने वाली पर्सन का नाम कौन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिलता है, थिएटर में किसको मिला है, डांस में किसको मिलता है। तुमसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा, अगर तुमने आंसर दे दिया तो तुम 100% सेलेक्ट हो, क्योंकि उसे पता है तुमने वहाँ पे टाइम क्या दिया है, किस चीज़ के लिए टाइम दिया है, तुम जॉब किस चीज़ के लिए कर रहे थे। अच्छा ठीक है, उस सेक्टर के बारे में बताओ, उस सेक्टर से रिलेटेड वो 100% इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो यार
आप वहाँ पे अपना PIQ भी फिल करोगे, उसमें भी डिटेल डालोगे एंड डोंट मतलब 100% है तुम्हारे डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें दिखेंगी। तुम कहीं पर लिखो या ना लिखो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट में दिखेगा, तुम्हारी मार्कशीट में दिखेगा। तो यार सीधी सिंपल सी बात है यार, तुम उसे जस्टिफाई करो ना, बताओ ना आप क्या कर रहे थे। एंड डेफिनेटली जो इंटरव्यू ऑफिसर होगा वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर दो उसको, 100% सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि किसी का गैप है तो सिलेक्शन नहीं होगा, 100% हो जाएगा। बट तुम्हारे पास वो वैलिड रीज़न होना चाहिए कि भाई आखिर ये गैप था क्यों, कर क्या रहे थे तुम। अगर कर रहे थे तो तुम्हें नॉलेज है भी या नहीं है, बताओ तो सही। आज के टाइम पीरियड में तो IMA में भी ड्रामा और डांस कंपटीशन होते हैं भाई, ठीक है। चलो, एज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यार, देश को सर्व करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। डिफेंस फोर्सेस ही क्यों जाना चाहते हो? कौन देगा जवाब? आप देंगे? चलो आइए सर, आइए। ओहो, टाइगर सर इज ऑन द रैम्प। बैठ जाओ, बैठिए जाओ। प्लीज। हाँ भाई, जैन सर, माय नेम इज़ उज्ज्वल राज, आई एम फ्रॉम झारखंड। सर डिफेंस, सबसे पहले तो मेरा हाइट काफ़ी अच्छा है, 6'2" हाइट है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ गाँव, इस हिसाब से तो खली को सबसे आगे होना चाहिए। नहीं सर, तो वो सर उनको तो बीमारी है ना, वो जाइगेंटिज्म से वो तो मैं कहीं गाँव भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई तेरा हाइट बहुत बढ़िया है, फौज में तो तेरा ऐसे ही हो जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट दिमाग में बैठा, और आप जब एक बार घुस जाते हो फौज में, उसके बाद जब आप ऑपरेशन सुनते हो, आप जब रजांगला का युद्ध सुनते हो, जैसे 120 जवान अभी हुआ, आप जब लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह के बारे में सुनते हो, आप जब मेजर मोहित शर्मा के बारे में सुनते हो, जब आप एक बार उसमें घुस जाते हो ना सर, तो आप बाहर तो नहीं निकल सकते। फिर कंट्री फर्स्ट सेल्फ लास्ट ही होता है। ये अगर मेरे लिए अगर एक गोली बना होगा तो मुझे लगेगा, और कुछ नहीं सर, यही है सर। बहुत अच्छा। और कोई इसका आंसर? हाँ प्लीज सर मेरा सर एक क्वेश्चन सर पेपर 2 के रिगार्डिंग था। पेपर 2 में जैसे कि 4 ऐसे आते हैं, तो सर वो पेपर 2 में चारों ऐसे मोनोटोनस लिख सकते हैं या नहीं? जैसे कि क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखूँ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किसी ऐसे का, तो चारों ऐसे में मोनोटोनस लिख सकता हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करके, या कुछ और तरीका हो सकता है लिखने का? यार हो सकता है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, पहले जो ऐसे आते थे, अब से 2 साल पहले तक जो ऐसे आ रहे थे वो काफ़ी नॉर्मल आ रहे थे, सिंपल से आते थे कि ठीक है AI के बारे में पूछ लिया, या और कोई ऐसी चीज़ पूछ ली, जियो पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, IR से रिलेटेड कुछ आ गया। बट अब क्या है, अब बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इस बार एक जो एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है। तो अब क्या है, थोड़ा सा चेंजेस ला रहा है, तो चेंजेस ला रहा है तो उसके हिसाब से आपको भी चेंज करना पड़ेगा। आप एक फॉर्मेट में तो हमेशा लिख नहीं पाओगे। अब देखो चीज़ें वही होती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, फॉर एग्जांपल AI को लेकर प्रोज एंड कॉन पूछ लिए गए, तो आप क्या लिखोगे उसमें? यही बताओगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके बाद बताओगे उसके नुकसान क्या है, फ्यूचर में चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं, हम उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। एंड सेम यही चीज़ मान लो पूछ लिए कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बॉटलनेक कंडीशन में है, अब उसको भी क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है, हम उस चैलेंजेस को देख कैसे रहे एंड सॉल्यूशंस क्या है। तो तरीका तो वही होता है सर। बट प्रोस एंड कॉन्स वाले में तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाकी जिसमें कि लगता है कि मोनोटोनस लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उस केस का मैं बात। यार देखो 6 ऐसे होते हैं, अगर कोई ऐसा फंस रहा है ना, तो उसको छोड़ के कोई दूसरा उठा लो। क्योंकि अगर नक्सलिज्म पे आ गया तो जाहिर सी बात है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना तो पड़ेगा। नक्सलिज्म है, आप लिखोगे डेफिनेटली। अब जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में लिखोगे, सब कुछ लिखोगे उसमें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। चीज़ में ना मैं एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ CPF के बारे में, क्योंकि मैं खुद CPF दिया हूँ, मेरिट आउट हुआ हूँ, तो मैं बताता हूँ। जब भी आपके पास ऐसे आते हैं ना, ऐसे का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो आप लिखते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो मैं फॉलो करता था, कोई भी टॉपिक होती है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो फ्रेम करते हो, तो फ्रेम में आप एक्चुअली अपना आइडिया दे दो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, सबसे पहले आपका जो मेन बॉडी होती है वो पढ़ता है आप उसमें क्या लिख रहे हो। तो सर वो प्रेजेंट के रिगार्डिंग हो सकता है या पास्ट के रिगार्डिंग? कुछ होगा उसके अंदर, ओवरऑल होगा कि आप आइडिया क्या देना चाहते हो, समझ रहे हो। दूसरा, हर कोई टॉपिक होती है ना, उस टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो है ना। फिर उसके बाद हर टॉपिक का ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस होता है, आप फिर उसके बाद उसका ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस लिखो। तो सर कितना बाइफरगेट कर सकते हैं कैसे? ज़्यादा लंबा मत करो, छोटे छोटे 2-3 मेन पॉइंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो सर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, देखो आपको जो ऐसे लिखना है वो लिखना तो केवल 300 वर्ड में ही है, सीधी सिंपल सी बात है, केवल 300 वर्ड में ही लिखना है। तो डेफिनेटली आप जो इंट्रोडक्शन दोगे वो मुश्किल से 40-50 वर्ड्स में लिखोगे,
उससे ज़्यादा लिख नहीं सकते आप इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको सीधे अपनी मेन बॉडी पर ही आना है जिसमें आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब उसमें आप थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल भी बताओगे। अगर नक्सलवाद में मतलब नक्सलिज्म के बारे में बता रहे हो तो डेफिनेटली आप बस्तर के बारे में छोटा सा बताओगे, कब से शुरू हुआ है वो बताओगे। उसके बाद तालुक मजुमदार और इन सब के बारे में एक एक लाइन लिखोगे, दैट्स इट बस। इससे ज़्यादा आप हिस्ट्री उसमें दे भी नहीं सकते। फिर उसके बाद उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये कीवर्ड्स बता रहा हूँ। कोई भी ऐसे होता है ना, हमें दिमाग में आइडिया नहीं था क्या लिखना है। पॉलिटिकल उठाओ, उसका इकोनॉमिकल उठाओ, फिर उसके बाद करंट सिचुएशन क्या है, और लास्ट में जो आपने हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल सब कुछ बोल दिया है वो समराइज्ड कर दो, वो मेंशन कर दो। और ग्राफ्स अगर बन रहे हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि जो मैप्स हो, मतलब फॉर एग्जांपल बार चार्ट्स कुछ होते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन करो, अच्छा लगता है। और सबसे बढ़िया पता क्या है, आप जब भी ऐसे लिखो ना, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेन नॉलेज तो है ही, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अगर फॉर एग्जांपल इसके रीज़न पीछे बताता हूँ कि ऐसे लिखा है क्यों जाता है। देखो, आप कल को CAPF ज्वाइन कर रहे हो, आपको किसी ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी रहना पड़ सकता है, और आप किसी मंत्रालय में रहोगे तो आपको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना है। आप लिखोगे भाई ऐसे कि किसी को लिखनी चिट्ठी, तो आप ही मेन हो ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो सब कुछ करने वाले हो। भाई नेता जो स्पीच देते हैं वो स्पीच नेता नहीं बनाते, वो आप जैसे लोग ही बनाते हैं। जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, ये पॉलिसीज़ वो नहीं बना रहे, आप जैसे लोग। तो मेन चीज़ क्या, आपकी रिप्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए, आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंग्लिश आपकी किस तरीके से वो रोल प्ले करता है। और इसमें ना सर एक चीज़ मतलब लास्ट में कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हो ना मोनोटोन्स वाली, प्लीज़ बैठ जाओ आप। मोनोटोन्स वाली बात ये होती क्यों है? रीज़न ये है क्योंकि आपको लगातार ना लिखना है। आप एक ऐसे लिखोगे, सडनली आपको दूसरे ऐसे के लिए माइंड चेंज करना है, फिर उसके बाद तीसरा ऐसे उसके लिए फिर माइंड चेंज करना है, फिर चौथा ऐसे उसके लिए माइंड चेंज करना है, एंड वहाँ तक रुकते नहीं है। उसके बाद आपको आर्गूमेंट राइटिंग भी करनी है दो, उसके लिए भी आपको अलग अलग टॉपिक है तो उसके हिसाब से माइंड चेंज करना पड़ेगा। फिर आपके पास रिपोर्ट राइटिंग भी आ रही है, फिर उसके लिए भी वैसे ही सोचना है। आफ्टर दैट आपके पास प्रेसी राइटिंग भी आ रही है जो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है एंड उसे 1/3 में केवल लिखना है। ठीक है, तो यार वो तो आपको चाह रहा है कि हम देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, तुम कैसा लिख सकते हो, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन कैसा है। कल अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे पोस्टेड होते हो तो आपके पास तो अच्छा खासा एक मेंटल प्रेशर होगा। उस मेंटल प्रेशर में तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, वो चीज़ पता कैसे चल रही है, यहीं से तो चल रही है। एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा है वो भाई। ठीक है, एंड हाँ एक पार्ट और इंग्लिश वाला होता है, तो यहाँ पे दानिश सर बैठे हैं, दानिश सर जरूर बता सकते हैं इंग्लिश को लेकर कि सर CAPF में इंग्लिश को कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर वाला पार्ट एंड राइटिंग पार्ट वहाँ पे आता है सर, एंड कॉम्प्रिहेंशन भी। देखिए, जो ग्रामर वाला पार्ट आता है उसमें तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चा CAPF के लिए तैयारी करता है और वो एस्से राइटिंग करता है, तो एस्से राइटिंग जब आप करते हैं तो अल्टीमेटली आपको एक्यूरेट ग्रामर लिखना आ जाती है, क्योंकि एस्से राइटिंग इज़ नॉट अ गेम ऑफ वन डे, आपको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी जैसे बात हो रही थी कि कोई भी ऐसे आता है तो आप उसको कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे उसको एंड कर सकते हैं, तो इसमें आपकी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। आपके अल्फाज जो होते हैं वो इमोशंस देते हैं आपके एस्से को। अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है, अगर आप अच्छे से इंग्लिश लिखना जानते हैं तो आप बहुत इम्पैक्टफुल एस्से लिख सकते हैं। सारा शब्दों का ही तो खेल है एस्से, और क्या है, अल्टीमेटली वो आपकी सोच देखना चाहते हैं, और आप अपनी सोच कैसे दिखा सकते हैं, अपने शब्दों के तरीके से, अपने शब्दों के अंदाज से दिखा सकते हैं। तो कभी भी कोई ऐसे आपके सामने आता है, जैसे मान लीजिए नीपोटिज्म की भी बात हुई थी, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। एक कुछ साल पहले की बात है, जब मैं मतलब UPSC के लिए ऐसे प्रिपरेशन कराया करता था, तो ऐसे आया था उसमें द रूट कॉज ऑफ नीपोटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। UPSC के PCS में या किसी एग्ज़ाम में आया था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो डिस्कस कराया था मैंने। मेरा काम था उस समय, मैं पढ़ाता था, तो बस डिस्कशन जो ऐसे आया करते थे उनको हम ग्रुप डिस्कशन किया करते थे, ताकि उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास 7-8 लोग हैं तो वो बैठिए, जो ऐसे आपको मिले हैं उनको ग्रुप डिस्कस करिए, उसमें से पॉइंट्स निकल के आएंगे, और फिर उन पॉइंट्स को लेके जाइए और फिर उसको लिखना शुरू कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे मैं ईडियम से स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे फ्रेजेस से स्टार्ट कर सकता हूँ, अपने आप आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी। और जैसे सर लोग ने आपको बताया कि आप एक जब ऐसे लिख रहे हैं तो उसे 5 to 6 एस्पेक्ट्स में सोच सकते हैं। जैसे उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हैं, हर चीज़ के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर आपको किसी चीज़ के नहीं दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ आ जाता है और आपको लगता है बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मिलेंगे, उसके सोशल एस्पेक्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा उसके आप
अगर आप डिफेंस के लिए हैं तो आप एक दो लाइन अगर डिफेंस से रिलेटेड भी लिख देते हैं तो भी पता चलता है कि हाँ आपकी सोच कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बस पॉइंट ये है कि आपको रिलेटेबल लगना है, जो भी आप लिख रहे हैं रिलेटेबल लगना है और आपकी हर लाइन का वजन होना चाहिए। बस ऐसे को बड़ा करने के लिए आप CAPF लेवल पे ऐसे नहीं लिखते। ये स्कूल टाइम की बात थी कि हम ठीक है पैरा ऊपर का पढ़ेंगे और नीचे का पढ़ा जाएगा, लेकिन अब कुछ भी एक लाइन की बकवास भी आपको मतलब नुकसान देगी। ओके चलिए मैं एनडीए वाले स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। आप एनडीए स्टूडेंट्स यहाँ पर ओके हाँ जी बताइए। सर मैं पहले गोपाल सर के जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देना चाहूँगा कि वाई डू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। तो जैसा मैं अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को जैसे डिस्क्राइब करूँगा, मैं एक थोड़ा अग्रेसिव माइंडसेट एंड एक्शन ओरिएंटेड इंसान हूँ। तो जैसे कश्मीर इंसर्जेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डिफेंस इसलिए ज्वाइन करूँ ताकि जो मेरी क्वालिटीज़ हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर सेक्टर में किया जाए, क्योंकि इंसर्जेंसी बहुत 90s से पनपना शुरू हुई थी लेकिन आज तक ये प्रॉब्लम है। एंड अभी मेरे एक भैया भी हैं, वो 36 RR में सर्व कर रहे हैं कश्मीर में। तो मैं भी उन्हीं के साथ ज्वाइन कर इंसर्जेंसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ। एंड सर प्रथमेश सर, मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए एड्रेस करना चाहूँगा कि जैसे आप बहुत बार क्लासेस में भी बोलते हैं SSB के लिए कि आपके जो मनसा, वाचन और कर्मना होते हैं उसमें कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, लेकिन कई बार किसी एक्सपेक्ट में, चाहे वो साइक हो, GTO हो या फिर IO हो, लोग अपने आप को फेक करते हैं ताकि किसी एक के सामने हम अपना बेटर इंप्रेशन कर पाएँ। लेकिन फेक तो आप कहीं ना कहीं पकड़े ही जाओगे, बिकॉज जो सामने बैठे हैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप अपनी तीनों ट्रेड्स में कॉन्ग्रुएंस रख रहे हो लेकिन आपकी जो रियल पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी फ्लॉड है, मतलब कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपकी लैक कर रही हैं, लेकिन वो आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिला, या तो आपको उस तरीके का या फिर उस माहौल का एक्सपोजर मिले तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव कर सकती हैं। तो फिर उस केस में अगर आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी फ्लॉड है उसमें, तो आपके रिकमेंडेशन के चांसेस हैं? देखिए, पर्सनालिटी का फ्रॉड होना और वो क्वालिटी आपके अंदर ना होना बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है। फ्रॉड का मतलब होता है कि मैं जो नहीं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज अ फ्रॉड थिंग। पार्डन सर, फ्रॉड नहीं, फ्लॉड आप कह रहे थे, देन इट्स टोटली फाइन। देखिए क्या होता है, SSB के दौरान ये पॉसिबल ही नहीं कि हर एस्पिरेंट्स के अंदर वो 15 OLQs 100% लेवल का, बिकॉज सबका नेचर, एनवायरनमेंट, बिहेवियर, मोटिव, डिफेंस मैकेनिज्म अलग होता है। मेरी पढ़ाई अगर गांव में हुई है तो मेरे पास जितना एक्सपोजर था वहाँ से मैं उतना अडॉप्ट कर सकता था। किसी की पढ़ाई अगर शहर के अंदर हुई है तो उसके पास इतना एक्सपोजर है जितना वो अडॉप्ट कर सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हम SRT के बारे में बात करते हैं। अब कई बार कहा जाता है कि SRT के अंदर आपके जो आंसर से बड़े काम होने चाहिए, कई बार SRT रटवा भी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आप एक बॉक्सर नेशनल लेवल के, आपसे एक सिचुएशन दी जाती है कि आप अपनी सिस्टर के साथ जा रहे हैं और 2 लड़कों ने उसको छेड़ा, तो आप क्या करेंगे? आप फाइट करेंगे। क्या इनके अकॉर्डिंग इन्होंने सही कि बोला है? दैट इज़ फाइन। अब एक कोई बच्चा है जिसने कभी लाइफ में फ़ाइट करी नहीं, अगर वो ये सिचुएशन के ऊपर ये रिस्पॉन्स लिखेगा तो इज इट राइट और रॉन्ग? वो रॉन्ग है, वो पर्सनालिटी फेक है। मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप जो है आप अपने आप को वो दिखाओ। वहाँ पर जो चीज़ें आपके अंदर नहीं है, अगर आप ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इशू आ जाएगा, और वही चीज़ वहाँ पर देखी जाती है। मनसा वाचा कर्मणा, यही देखना काम है SSB का। 5 दिन आपको इसीलिए रखा जा रहा है। मैं अगर थोड़ा सा इमोशनल हूँ, दैट इज़ टोटली फाइन। इमोशनल होना कोई ऐसा, क्या फ़ौज में सारे अधिकारी इमोशनल लेस हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको फौज में हर तरह की पर्सनालिटी मिलेगी, बट वो व्यक्ति रियल है कि नहीं, ये चीज़ें दिखी जाती है। हम हमेशा बात करते हैं OLQs के बारे में, है ना, हम OLQs के बारे में बात करते हैं, हम IQ के बारे में बात करते हैं, पर SQ के बारे में कोई बात नहीं करता। SQ क्या होता है? स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आपका जो चरित्र है बेसिकली वो वहाँ पर देखा जाता है जब आप 5 दिन रहते हैं। तो उसके लिए आप चिंता मत करो, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर थोड़ी बहुत कमियाँ भी वो हर इंसान के अंदर होती है, पर कोई बहुत बड़ा, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ कि सोसाइटल टेंडेंसी दिख गई आपके TAT के अंदर मुझे, या मुझे ये दिख गया कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को कभी गलत ही नहीं समझते हैं। आपको लगता है केवल मैं सही हूँ, अपने आप को इतना डिफाइन करते हैं। दैट इज़ अ मेजर इशू। थोड़े बहुत फ्लॉस चल जाते हैं क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, परफेक्शनिज्म इज अ मिथ। ये मिथ होता है। तुम्हारे लिए कोई चीज़ परफेक्ट है, मेरे लिए नहीं है, और परफेक्शन के चक्कर में इंसान गलतियाँ ज़्यादा करता है। तो जो है उसको मैं किस लेवल तक इंप्रूव कर सकता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आपकी एग्रेसिव आइडियोलॉजी होना कोई प्रॉब्लम तो नहीं पड़ती? नहीं, इट्स टोटली फाइन। सी, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, शायद सुनो, बिना एग्रेशन के जाओगे कहाँ लाइफ में? बिना एग्रेशन के कहाँ जाओगे? एग्रेशन होना ज़रूरी है। हम चाहे महाभारत के बारे में बात करें, रामायण जी के बारे में बात करें, वॉर तो वहाँ भी लड़े गए हैं,
और बिकॉज ऑफ एग्रेशन तो वहाँ भी था ना, बट कहाँ आप उसको ड्रिवन करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ अपना एग्रेशन दिखा रहा हूँ, ये मतलब नहीं होता है। तो ये चीज़ आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एनडीए वाले एस्पिरेंट से मैं बात करना चाहूँगा। हाँ बेटा जी, देखो पहले तो मुझे बताओ आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि डिफेंस में एक होता है ना कि लाइफ में कोई मैंने मूवी देखी है या कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, किसी को मैंने इंस्पिरेशन माना और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। सर उसमें वो ये होता है जैसे कि हम लोग 12th पास करके एनडीए में पहले मुझे बताओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस सवाल के बाद फिर मैं आपका सवाल लूंगा। सर जैसे कि उसमें मिशन पे जाया जाता है, वो मिशन पे जाके मतलब जो बाद में उसके बाद जो सहानुभूति मिलती है दिल को, वो एक अलग वो होती है। जैसे कि और 12th के बाद मतलब बच्चा जाता है एनडीए के बाद, जब मतलब वो एज ए ऑफिसर देखा जाता है, जब मतलब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मतलब वो एज ए ऑफिसर देखा जाता है, तो वो एक वो अलग फील देता है। अच्छा, ये ताकि आपको एज एन ऑफिसर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, दैट इज रीजन कि आपने एनडीए ज्वाइन करा, और जो मिशन है उससे आप बहुत फैसिनेटेड हो जाते हैं। जी जी, तो मिशंस को देखते हैं तो। जी जी, चलिए ठीक। सर मेरा दूसरा डाउट है, जैसे कि अभी मतलब कुछ वीक से मतलब 4 क्लासें हो रही हैं, जैसे कि हिस्ट्री की मतलब कंटिन्यू 4 क्लासें हो रही हैं और फिर ज्योग्राफी की भी हो रही है, उसमें नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, तो उसे कैसे मैनेज करें? देखो क्या है कि फौज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर तो आपको दिन भर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, कई सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें आपको अभी से अपने आप को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि कैसे मैनेज करूँगा, वहाँ पर आपको पता है एनडीए में कितनी यूनिफॉर्म्स होती हैं, आपकी पता है ना कितनी यूनिफॉर्म्स होती है, वहाँ पर आपको वो चीज़ भी मैनेज करनी पड़ती है। तो देखो इसको एज अ उस तरीके से मत लो कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, टेक इट एज अ चैलेंज। लाइफ में जब आप पहली बार किसी मिशन के ऊपर जाओगे तो वो आपके लिए एक चैलेंज ही होगा। हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं लाइफ के अंदर, या तो हम उस चीज़ को प्रॉब्लम समझें या हम उसको चैलेंज समझें। प्रॉब्लम समझने वाला हमेशा कंप्लेंट्स करता है, और चैलेंज समझने वाला क्या करेगा, हमेशा आइडियाज़ निकालता है कि इसको मैं कैसे फेस कर सकता हूँ। तो चैलेंज वाला फेस लेके आ जाओ, चीज़ें आप सब सीख हो जाएगी। और जैसे कि सर शॉर्ट नोट्स आपने बताए हैं क्लास के थ्रू, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो उसमें भी सर टाइम लगता है सर, मतलब तो वो कैसे बनाए? मतलब देखो टाइम नोट लगता है, आधा घंटा लगता होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। नहीं सर, जैसे कि अब पूरा तो लिखना नहीं है, उसकी मेन पॉइंट लिखने हैं उसमें सर। वही कहूँगा कि माइंड मैप सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप माइंड मैप के थ्रू उस चीज़ को आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। आप अगर किसी और से लेके करेंगे तो वो शायद समझ में नहीं आएंगे आपको कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए क्या है, मुझे कौन सा पॉइंट बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ रही, वो तभी आपको समझ में आता है। जी थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। और एनडीए के एस्पिरेंट्स कौन है यहाँ पे? एनडीए के आप? ओके, जय हिंद बेटा। जय हिंद सर, माय नेम इज़ यशवीर। जय हिंद यशवीर। आई एम फ्रॉम एनडीए बैच। सर मेरा क्वेश्चन इंग्लिश में था कि जैसे मैं इंग्लिश रीडिंग करता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब रीडिंग करते वक्त मतलब लाइंस तो समझ में आती है उस टाइम पे, लेकिन एंड में उस फ्रेज को कॉम्प्रहेंड करने में, समराइज करने में दिक्कत होती है, और फिर ऐसा लगता है कि मतलब मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। सर। और सर कभी कभी स्पोकन में भी दिक्कत होती है, स्पोकन में भी वर्ड्स नहीं आते दिमाग में, तो सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सर यशवीर। पहले ये बताओ कि ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो, क्या दोगे देश को ऑफिसर बन के? सर मतलब तुम क्या दोगे, तुम एज एन इंडिविजुअल, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू आर गोइंग टू गिव टू योर कंट्री? सर अपने देश को प्रोटेक्ट करूँगा, और मतलब जैसे हमने पास्ट में जितने भी वॉर्स हुए हैं, हमने मतलब मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा या मेजर शैतान सिंह इनके बारे में पढ़ा सुना, तो मतलब एक अंदर से ही एक मोटिवेशन या एग्रेशन आया कि मतलब इन्होंने देश के लिए कैसे जान दी, अपनी टीम को बचाया, तो सर वही एग्रेशन मेरे मन में भी आया कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। मतलब सर मैं बहुत सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चा यहाँ पर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और आई थिंक एनडीए हम लोग जब पढ़ाते हैं, एनडीए के अंदर शौर्य बैच के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, उसमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये बैचेस के अंदर हमको दिखती हैं ऑनलाइन के अंदर, कि बच्चा जिस तरीके से मोटिवेट होता है जब भी हम इन हीरो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एनडीए का बच्चा एक्चुअली सेल्फ ड्रिवन है, उसको कोई नहीं बोल रहा कि फौज ज्वाइन कर, ये चीज़ें कर। तो अगर बच्चा ये बोल रहा है सर कि मैं अपनी लाइफ देश के लिए देने के लिए तैयार हूँ, तो मतलब मुझे लगता है दानिश सर इससे बड़ी बात तो फिर क्या ही हो पाएगी, क्योंकि लाइफ अपना देश के लिए देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो बेटा दोनों बातों पे बात करते हैं, तुम्हारे एग्रेशन पे भी और तुम्हारे सवाल पे भी। तो पहले तो सवाल पे आते हैं। सवाल था तुम्हारा कि अंग्रेज़ी में पढ़ लेता हूँ, पूरा पढ़ के जब नीचे पहुँचता हूँ समझता है अरे कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो हमारे साथ क्या होता है ना कि हमें बचपन से जो पढ़ाया गया है ये उसका इम्पैक्ट है, उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते पढ़ते समय। कभी ऐसा होता है तुम मूवी देख रहे हो, मूवी खत्म हो गई, तुमने सोचा अरे ये क्या दिखा मैंने, मेरे को पता नहीं क्या देखा है मैंने, ऐसा होता है क्या? अगर इंग्लिश मूवी हो तो हो सकता है शायद, ठीक है, शायद हिंदी मूवी में ऐसा नहीं होगा। तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। आपको जब रीड करना है, आप मेरी जो सबसे पहली वाली क्लास है एक बार वो देखो, तो उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको वो पिक करना है जो आपको 70% समझ में आए एटलीस्ट,
जो भी आप पिक करो, चाहे आप क्लास 5th की बुक से स्टार्ट करो, क्लास 6th की एनसीईआरटी ले लो, लेकिन एटलीस्ट वो आपको 70% समझ में आनी चाहिए। हर आदमी का, हर बंदे का 70% अलग होता है। कुछ आईसीएसई बोर्ड से होते हैं तो कुछ हिंदी मीडियम से भी होता है, तो इसलिए सबका 70% अलग होता है। आपको बिल्कुल बेसिक से वहाँ से शुरू करना है। तो आपको उठाना ही नहीं है द हिंदू एडिटोरियल, आपको शुरू करना है 6th क्लास 7th क्लास की बुक से, अगर वो आपको 70% समझ में आती है तो। क्लियर? जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जर्व करते हुए पढ़ना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं हर 2 लाइन के बाद उसको आपको बहुत तेज समराइज करना है माइंड में। ये एक प्रैक्टिस होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको समराइजेशन वो अपने आप होता रहता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, कोई सामने आता है, स्टीयरिंग अपने आप कटने लगता है, ब्रेक पे पैर अपने आप जाता है, आप बात कर रहे होते हैं तभी भी। इन द सेम मैनर योर ब्रेन वर्क्स व्हेन यू डू एक्सटेंसिव रीडिंग। तो आपको बस बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है, अच्छे से जब मौका मिले पढ़िए, जहाँ मौका मिले पढ़िए। और एनडीए में भी और साथ ही साथ जो सीडीएस वाले हैं उनके लिए भी, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता बिना रीड किए। 120 क्वेश्चंस अंग्रेजी के, 5000 वर्ड का तो पेपर है यार इंग्लिश का, तो और उसमें तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, ये बड़ी बड़े क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन ही तुम्हारा 200 300 वर्ड का तो एक क्वेश्चन है यार। तो बिना रीडिंग के तुम्हारा तो सर्वाइवल नहीं है। तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन है तो तुम थोड़ा बच सकते हो, लेकिन फिर भी रीडिंग करो। ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी रीडिंग से दूर हो जाएंगी। जब तुम रीड करोगे नए नए वर्ड्स भी तुम्हारे सामने आएंगे, उनको ऑब्जर्व करो, देखो सेंटेंस कैसे फ्रेम हुआ है। 2 सेंटेंस दिन के लेके चलो, कुछ अच्छा लगे तो बोलना शुरू कर दो। समझे? जैसे मैं छोटा था, मैंने एक बार देखा लिखा हुआ आई एम वॉट आई एम, वो रिबॉक की कभी टैगलाइन हुआ करती थी, रिबॉक या एडिडास, अब तो मुझे याद भी नहीं। तो आई एम वॉट आई एम मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मीनिंग समझ में नहीं आया। अच्छा भी हमें वही लगता है जो अट्रैक्टिव हो पर समझ में ना आए, तो अट्रैक्टिव लगा, समझ में नहीं आया, मैंने बस बाइक पे लिखवा लिया आई एम वॉट आई एम। ठीक है, बस ऐसे ही जो भी अच्छा लगे उसे यूज़ करना शुरू करो, एक टाइम पे वर्ड भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल बहुत बच्चों का आता है, आपका भी सवाल था कि एंगर अच्छा है या नहीं। देखो यार, एंगर और एग्रेशन में डिफरेंस समझ जाओगे ना तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि तुम कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो, कहाँ एंगर है और कहाँ एग्रेशन है। एंगर जो होगा ना हमेशा अनकंट्रोल्ड होगा, वो अनकॉन्शियस होगा, तुम अवेयर नहीं होगे। एंगर में ग्लास फेंक दोगे, किसी को कुछ भी बोल दोगे, लाउड हो जाओगे, दैट इज एंगर। एग्रेशन प्लांट और कंट्रोल्ड होगा। जो विराट कोहली के अंदर तुमने देखा ना, वो एग्रेशन है। वो देखने में लगता है मारेगा, फोड़ेगा, पर इसका मतलब नहीं बैट लेके सर में मार देगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बैट लेके सर में मार देगा या धक्का दे देगा, दैट इज एंगर, वो नेगेटिव है। एंड एग्रेशन हैज नो प्रॉब्लम। एग्रेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज विच एवरीवन मस्ट हैव। ठीक है? अच्छा, थैंक यू सर। एक और सवाल मैं उन सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं जो ऑनलाइन अभी इस सेशन को देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ जो सवाल मैंने इस बंदे से पूछा है कि भाई एग्जैक्टली तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में कि तुम क्यों ऑफिसर बनना चाहते हो, तुम इंडिविजुअली ऑफिसर बनके क्या तुम्हें लगता है तुम देश को दोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सबको जवाब देना है भाई, जो जो सेशन देख रहा है। बिल्कुल सर, सभी को जवाब देना है। और सर दानिश सर, एक सवाल ऑनलाइन बहुत आ रहा है कि एनडीए के अंदर जब बच्चा देखता है तो इंग्लिश को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश के अंदर कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मेजरली हो रहा है, देख रहा हूँ मैं कि टाइम भी कम पड़ता है, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए? यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात ज़्यादा होती है कि सवाल ज़्यादा है इंग्लिश के और उसको कैसे मैनेज करेंगे। सर देखिए, जो अगर मैं एनडीए की बात करूं तो 50 क्वेश्चन, जिसमें से 20 क्वेश्चन वोकैबुलरी के। आपको आता है तो आप लगाएंगे और नहीं आता तो नहीं लगाएंगे। अगर वो फिलर्स भी हैं, मैच द फॉलोइंग है, तभी भी 30 सेकंड से ज़्यादा एक सवाल नहीं देता है, मैक्सिमम 30 सेकंड। जब हम इसे पोल में भी करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 30 सेकंड से भी कम कर दो टाइम। वो वही बच्चे होते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली पहले आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, आपका टाइम अपने आप कम हो जाएगा। जब आपने साइकिल भी चलाना शुरू करी थी तो पहले दिन हाथ छोड़ के थोड़ी चलाते थे, आराम आराम से चलाते थे, घुटने छिले आपके, कोनियाँ छिली। उसके बाद क्या हुआ, फिर आप हाथ छोड़ के भी चलाने लगे, तेज भी चलाने लगे, बाइक से रेस भी लगाने लगे। तो ये वक्त के साथ होगा। तो आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस करनी है और रीडिंग करनी है। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी रीडिंग स्टैमिना बढ़ेगा और आपकी रीडिंग मेमोरी बढ़ेगी। जो आपने प्रॉब्लम बताई थी उसे इंग्लिश में रीडिंग मेमोरी बोलते हैं। मैं पढ़ता हूं पर भूल जाता हूं कि मैंने क्या पढ़ा, तो दैट इज रीडिंग मेमोरी, इट कम्स विद रीडिंग। और रीडिंग रेंज क्या होती है? रीडिंग रेंज क्या आप कितना पढ़ पाते हैं। 50 क्वेश्चन थे आपके पास सिर्फ, उसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया शुरू में और 10 PQRS पूछ लिया आपसे, तो पता चला इसमें आपका दिमाग फ्यूज हो गया। आपका स्टैमिना, जितना रीडिंग स्टैमिना था, खत्म। 10 क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन आपका ब्रेन लेने को तैयार नहीं है।
ये ऐसा ही है कि आप रोज रनिंग नहीं करते थे, आज आपको रनिंग करना पड़ गई 10 किलोमीटर, आप गिर जाएंगे 4-5 किलोमीटर पे। सेम हैपेंस विद यू इन द एग्जामिनेशन। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको रीड करना पड़ेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर PQRS करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके वोकैब वाले, ये आपका कोई टाइम नहीं लेंगे, है ना। 20 क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपके 10 मिनट में हो गए, ठीक है। 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। मुश्किल से ये 50 क्वेश्चन आप बहुत आराम से 30 से 40 मिनट में खत्म कर सकते हैं। मैंने अभी मॉक टेस्ट कराया, कोई उदय फाउंडेशन बैच से है? कोई नहीं है, कोई नहीं। तो उदय फाउंडेशन वाले बैच वाले बता देंगे, अभी मैंने उनके साथ मॉक टेस्ट किया अपनी लास्ट क्लास में, तो 50 क्वेश्चंस थे हमारे पास, हमने 1 घंटे में एनालिसिस के साथ किए हैं, एनालिसिस के साथ, ठीक है। और बच्चों ने बहुत बढ़िया स्कोर भी किया। जो हाईएस्ट स्कोर था वो आउट ऑफ 50 41 हाईएस्ट स्कोर था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि तुम 35 ले आओगे तो अभी मैं मान लूंगा कि हाँ थोड़ी बहुत तैयारी है तुम्हारी। तो बच्चे ने 41 लेके आए, इसका मतलब जो 41 लेके आए थे उनकी तैयारी थी। और टॉप 10 में जो मिनिमम स्कोर था वो 37 था। दैट मीन्स इट इज़ डूएबल। 1 घंटे के अंदर हमने डिस्कशन भी किया, तो 40 मिनट्स के अंदर बहुत आराम से आप पेपर कर सकते हैं NDA वालों। But the scenario is entirely different when we come to CDS. CDS is a game of stamina. देखो ये लड़ते हैं 100 मीटर वाली रेस, समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट। भाई तुम्हारी मैराथन है, ठीक है। 120 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तुम्हारे पास PQRS, 10 क्वेश्चन S1 S6 वाले बड़े बड़े, समझ रहे हो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारे पास अलग रखा है, और कुछ नहीं पता गला पकड़ ले तुम्हारा क्लोज टेस्ट आकर। गलत कह रहा हूं क्या, है ना? नहीं। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये सब है, इसलिए तुम्हारा तो जन्म ही रीडिंग करने के लिए हुआ है, ये जान लो, अगर तुम्हें CDS जाना है, ठीक है। तो CDS वालों को तो रीड करना ही पड़ेगा। एक हैबिट होनी चाहिए यार, जहाँ खाली हो, जहाँ मौका मिले। एक पहले, अब तो तुम्हारे पास टैबलेट्स आ रहे हैं, किंडल जैसे सॉफ्टवेयर हैं तुम्हारे पास, वो ले सकते हो, ऑनलाइन रीड कर सकते हो। नहीं तो पॉकेट बुक्स आती हैं, ठीक है। थोड़ा हाईटेक भी लगोगे, अच्छा भी लगेगा, इंप्रेशन भी जमेगा, अपनी पर्सनालिटी ग्रूम होगी। हर दिन जो सवाल तुम हम लोगों से कर रहे हो ना, यकीन जानो इसके जवाब तुम्हारे पास हमसे बेहतर होंगे अगर तुम रीड करो तो। पर प्रॉब्लम यह है, हम लोगों को कहाँ से आए? ये प्रतिमेश सर से तुम कुछ भी पूछते हो, झट से कैसे बता देते हैं? भाई रीडिंग पढ़ा है, तो जब पढ़ोगे ना तो अपने आप दिमाग खुलेगा, ठीक है। बिल्कुल सर, आई थिंक सारे सवाल बच्चों के हो गए, और सारे सवाल इंपॉर्टेंट भी थे। सारे इंपॉर्टेंट सवालों के साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बच्चों से सीखी यहाँ पे। अब देखिए क्या है कि आपका एग्जामिनेशन के अंदर अगर NDA के बारे में बात करें तो केवल 120 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है, और वही सवाल बार बार अभी आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि क्या 120 दिन से कम बचें, क्या NDA एग्जामिनेशन में क्लियर कर पाऊंगा। देखिए मैं एक ही सवाल का जवाब दूंगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। वही चीज़ें, प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं होता है, क्या होता है कि आपके जो स्टेप्स रखने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि आप कदम कहाँ पर रख रहे हैं, और उन कदमों को सही जगह रखवाने के लिए डिफेंस वाला सर हमेशा बच्चों के साथ है, आपके साथ यहाँ पर है। अब एक छोटी सी चीज़ सर, मोटिवेशन बच्चों को थोड़ा देना पड़ेगा। देखिए आप सब ने इस चेस नंबर को तो देखा होगा, कि पता है ना क्या होता है चेस नंबर, आई थिंक सभी को पता होगा। yes, ये आप जानते हैं। अब इसमें आप जब प्रॉपरली रिकमेंड हो जाएंगे तो इसमें क्या चीज़ें लगती है, एक प्लस साइन इसके अंदर आ जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं, और ये आप सबकी मेहनत अब है कि आप जब अगली बार हम सबसे मिलें तो उस प्लस के साइन के साथ ही आप हमको मिलेंगे, बिकॉज ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सबको बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना हमेशा मैं कहता हूँ कि ये चीज़ अपने दिल से आती है, और आप सब ने फैसला अपने दिल से लिया था कि आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। अपने से पहले आपने अपने राष्ट्र को रखा है, देश को रखा है, तो आप सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी दो कि आप सबसे आगे पहले निकल चुके हैं सर। ये लोग, आप लोग बहुत डिफरेंट है। याद रखिएगा जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना इन चीज़ों को, कि हम फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप समझो कि आप अपने आसपास के लोगों से ऑलरेडी बहुत डिफरेंट हो चुके हो। बस अपने आप पे अब आपको मेहनत करनी है, पूरा भरोसा करना है, और 120 दिन हो 100 फर्क नहीं पड़ता। जब आप बात करते हैं हम रजंगला के बारे में, तो 3000 चीनी सिपाहियों का सामना यहाँ पर हमारे 120 जवानों ने किया था। तो या तो हमारे पास 120 से भी तकरीबन इतने ही दिन है, तो ये तो एग्जाम ही है, बिल्कुल हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग आप सभी से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।